हमारा कंट्रीब्यूशन नॉर्मली क्या होता है, एज एन एडवाइजर हम बड़े छुपे कदम से हम घुसते हैं किसी मार्केट में या किसी इंडस्ट्री के साथ। काम बन जाए तो हम कहते हैं एडवाइजरी देखिए मेरी बहुत बढ़िया थी, काम ना बने तो हम कहेंगे वो उसमें ऐसा हो गया, वो उसमें ऐसा हो गया, एंड अल्टीमेटली सारा ब्लेम हम मार्केट्स के ऊपर, सारा ब्लेम हम इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर डालते हैं। पर अल्टीमेटली जो रिस्क जो टेकर है वो एंटरप्रेन्योर है। ये बात अलग है कि अगर एंटरप्रेन्योर भी नॉलेजेबल हो, एंड नॉलेजेबल की कई परिभाषाएं हैं जिसके ऊपर हम कुछ कुछ बीच में जिक्र करेंगे। अगर एंटरप्रेन्योर नॉलेजेबल हो एंड साथ में फाइनेंशियल एडवाइजर को कुछ कुछ थोड़ा सा आता हो, तो एंटरप्रेन्योर बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर बना क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकता था, नहीं तो वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर होता। बिजनेस एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ उसने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी, मगर हो सकता है कई बार अगर नॉलेज में कहीं पे कमी पेशी है तो सही फाइनेंशियल एडवाइजर यानी कि सही सारथी मिल जाए तो काम हो जाए। यानी कि कृष्ण भगवान जिस तरीके से सारथी के तौर पे आए थे, तो उन्होंने वो जो रथ को कब कब सींचना था और कब कब सूर्य अस्त कर देना था और कब कब उनको लगता था सामने वाले का पलड़ा भारी है, बस वो इतना ही मार्गदर्शन अगर फाइनेंशियल एडवाइजर कर दे, प्रोवाइडेड उतना समझदार हो, एंड बाकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज जो अस्त्र शस्त्र चलाने हैं वो तो अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर के पास है, जो कला है। तो अगर ये दोनों का मिश्रण हो जाए तो वहां से आई थिंक एंटरप्रेन्योर अपने लिए, सोसाइटी के लिए एंड देश की इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूशन मैनी फोल्ड्स कर सकता है। आज का जो हम सेशन के रूबरू करेंगे, जो आपस में हम बात करेंगे, पहला फेज में आपसे कुछ 5-10 मिनट कुछ एक दो चीजें बेसिक में बात करूंगा कि जीडीपी, जीडीपी ग्रोथ रेट, कुछ ऐसी बेसिक टेक्नोलॉजीज की बात करूंगा ताकि जो मैं लैंग्वेज आगे यूज करूंगा वो आप सारे उसके साथ मैच कर पाए। सेकेंड फेज में जहां पे हम 10-15 मिनट फिर गुजारेंगे कि हर इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम फिर उसके बारे में जिक्र करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि ये जो इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके तहत 1991 से इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से किस फेज में खड़ी है। और फिर हम फोर्थ फेज बात करेंगे कि सप्लाई चेन या ये जो चेंजेस हैं, जहां पे दिपिन जी ने बोला कि एकदम से जो बिजनेसेस फ्लरिश कर रहे हैं और एकदम से जहां फ्लरिश भी कर रहे हैं वहां पे डिसरप्शन भी आ रही है, तो वहां पे छोटे बिजनेसेस कैसे इन लाइन ऑफ दैट विजन बात कर सकते हैं। एंड में हम अगर ये नॉलेज या ये जो विजन को सहमत होते हैं तो हम इसको कैसे इन लाइन कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ इसको बढ़ाया जा सकता है। यानी कि हम 5 फेजेस में एक तरह से जिक्र करने की बातें करेंगे। शुक्रगुजार मैं सारों के लिए हूं। मैं मयंक जी तो है ही हैं शुक्रगुजार के लायक, एंड दिपिन जी भी हैं, मोहित जी भी हैं, मगर आप सारे जो यहाँ पे उपस्थित हैं, अगर आप ना हो तो मैं, मयंक जी, दिपिन जी और मोहित जी हम आपस में सेशन करके निकल लेते, मगर आप सारे हैं यानी कि आप सारे टाइम दे रहे हैं और वो भी वीकेंड पे, तो दैट स्पीक्स ऑफ वॉल्यूम्स। तो हम पहले फेज में 5-10-15 मिनट गुजारेंगे सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, जो जिक्र करना चाहता हूं मैं। एक बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम हमेशा सुनते हैं, जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं एक देश में, उसकी फाइनल वैल्यू क्या है, यानी कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड कहां पे, एक देश की टेरिटरी में, कितने पीरियड में। नॉर्मली ये पीरियड हम एक साल लेते हैं, हालांकि मेजर जो किया जाता है वो साल भी किया जाता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी किया जाता है। यानी कि इसका मतलब ये, किसी भी देश में, जैसे हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, हिंदुस्तान की देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे एक साल में, और हमारा साल नॉर्मली 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होता है, यानी कि एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे उसकी जो फाइनल मार्केट में जो वैल्यू होगी वो हमारे देश की जीडीपी कहलाती है। ये फाइनल वैल्यू मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टोटल वैल्यू नहीं लिया जाता। जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये जो स्वेटशर्ट डाली हुई है, ये स्वेटशर्ट कहीं ना कहीं कॉटन से, और फिर कॉटन से कहीं यान, और फिर यान से फिर अल्टीमेटली ये एक गारमेंट में तब्दील हुआ होगा, और वो गारमेंट अल्टीमेटली रिटेल गारमेंट स्टोर से मैंने खरीदा होगा। यानी कि जो अल्टीमेटली फाइनल वैल्यू है इसका, वो मैं काउंट करूंगा, ना कि मैं कॉटन का, कॉटन थ्रेड का नहीं, यान का नहीं, वो सारी चीजों को मैं डबल काउंटिंग नहीं करूंगा। जिसके लिए हमने कई बार सुना भी होगा,
वैल्यू एडेड टैक्स होता है, यानी कि जितनी भी वैल्यू एडिशन हर फेज में होती है हम उसको काउंट भी कर सकते हैं या फाइनल वैल्यू भी ले सकते हैं। और जब भी हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज, चश्मा डाल रखा है, ये हेडफोन है, ये पीछे शोकेस है, ये लेटेस्ट मोबाइल है या लैपटॉप है या कार है या सोफा है या बेड है, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी गुड्स या सर्विसेज, ट्रेनिंग है, कोचिंग है, या लेटेस्ट इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, जितनी भी सर्विसेज हैं, यानी कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू है, जो मार्केट में फाइनल वैल्यू है, एक साल में एक देश में जो प्रोड्यूस करी जाती है उसको हम जीडीपी कहते हैं। यानी कि जीडीपी वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं। यानी कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं वो हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होता, मगर अगर हम हिंदुस्तान में बना के एक्सपोर्ट करते हैं वो हमारी जीडीपी में काउंट होता है। यानी कि जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी हिंदुस्तान में, हम ये कहेंगे कि उतनी ही जीडीपी बढ़ रही है। और प्रोडक्शन तभी बढ़ेगी, आप सब समझदार बिजनेसमैन हैं, प्रोडक्शन तभी बढ़ेगी जब डिमांड होगी, और डिमांड तभी होगी जब दो चीजें होंगी, एक जनता होगी डिमांड करने के लिए और दूसरा उनकी जेब में पैसे होंगे। यानी कि इसका मतलब ये, अगर कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी है और पैसे भी है उनके पास तो वो डिमांड कर रही होगी, और राइट डिमांड के तहत जो बिजनेसमैन है जो प्रोड्यूस कर रहा होगा, यानी कि प्रोडक्शन कर रहा होगा, तो जीडीपी बढ़ रही होगी। और अगर जीडीपी बढ़ती है तो हम कहते हैं ऑल इज वेल है, क्योंकि जीडीपी का मतलब है, जीडीपी हमारे देश में 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज। यानी कि हम ओवरऑल ये फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि भाई जीडीपी बढ़ रही है ना, हाँ सर बढ़ रही है। अच्छा अब ये बता कौन कौन से सेक्टर बढ़ रहे हैं? सर एग्रीकल्चर में इतना कंट्रीब्यूशन आया, मैन्युफैक्चरिंग में इतना आया, सर्विसेज में इतना आया। हम कहते हैं यानी कि तीनों चल रहे हैं। हाँ सर एग्रीकल्चर थोड़ा ठीक ठीक चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ओके ओके है, सर्विसेज बहुत बढ़िया चल रहा है। भाई ऐसा नहीं चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा और फाइन ट्यून करो, एग्रीकल्चर के लिए और पॉलिसीज बनाओ, सर्विसेज जैसे चल रहा है उसको चलने दो। यानी कि इसका मतलब है जब हमारा बच्चा कई बार एग्जाम देकर आता है, हम कहते हैं हाँ भैया कैसे कैसे रहे तेरे एग्जाम, वो कहता है साइंस मेरे को बहुत बढ़िया लगता है मगर मैथ थोड़ा ढीला है, हिंदी अपने को समझ नहीं आती है, सोशल की टीचर मेरे को पसंद नहीं है। हम कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, तेरे 10th के बोर्ड है, सोशल की टीचर तेरे को पसंद नहीं है। भाई 10th के बोर्ड में ये थोड़ा ना सुनना है कि तेरे को सोशल की टीचर पसंद है या नहीं है, या तेरे को हिंदी कमजोर है या मैथ तेरे को समझ नहीं आता, तेरे को तो सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर पूरा धावा बोलना पड़ेगा। तो सिमिलरली इकोनॉमी में भी हम ये नहीं कह सकते कि सर्विसेज बहुत बढ़िया चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कोई बात नहीं, हल्का है तो कोई बात नहीं, एग्रीकल्चर निगलेक्टेड है कोई बात नहीं, हमें तीनों को लेके चलना पड़ेगा। और जब हम तीनों को लेके चलेंगे तभी हम कहते हैं हमारी परसेंटेज अच्छी आई, यानी कि जिसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ का नाम दे सकते हैं। यानी कि पहली टेक्नोलॉजी आपको जीडीपी आई होप समझ आता है, और आपको ये समझ आता है कि जीडीपी में 3 सेक्टर्स हैं, और जीडीपी हिंदुस्तान की 1920 के फाइनेंशियल ईयर में अंदाजन हम $3 ट्रिलियन हो गए थे। ट्रिलियन का मतलब 12 जीरोस, और $1 को अगर 70-75 से मल्टीप्लाई करो तो आप कहोगे 210 लाख करोड़ रुपए की हमने जीडीपी करी थी 1920 में। और फिर कोविड इंपैक्ट आया तो 2021 में वो जो जीडीपी गिर के अंदाजन 2.7 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब बन गई। ये बात अलग है, 2.7 2.8 यानी कि 3 ट्रिलियन डॉलर से तो डॉलर टर्म्स में तो कम हुई, मगर एक्चुअल टर्म्स में कम नहीं हुई, क्योंकि पहले $70 था, ये बाई चांस 75 हो गया, तो मल्टीप्लाई में पहले 70 किया था, इस बार मल्टीप्लाई में 75 किया, तो अखबार में ज्यादा फर्क नहीं दिखा। मगर ध्यान से देखो तो फर्क था, क्योंकि पहले $3 ट्रिलियन थे और हम बाद में 2.5 या 2.6 या 2.7। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरबीआई कुछ पिक्चर बताता है, इकोनॉमी कुछ और बताती है, आईएमएफ कुछ और बताता है। तो क्या है ना, पूरे देश की जीडीपी एग्जैक्ट कैलकुलेट करना तो मुश्किल है, मगर कोई बात नहीं, मोटा मोटा मैं 2.6 2.7 ट्रिलियन डॉलर मान लेता हूं। फिर भी $300 बिलियन का नुकसान हो गया। 1 बिलियन का मतलब 7,000 करोड़ का नुकसान हो गया। यानी कि हमें नुकसान क्यों हुआ? कोविड इंपैक्ट के कारण। मगर कोविड इंपैक्ट के कारण कई और पॉजिटिविटीज आए, जिसको अभी हम नेक्स्ट फेज में बात करेंगे। यानी कि पहली टेक्नोलॉजी आपको जीडीपी समझ आता है, हिंदुस्तान की जीडीपी कितनी है समझ आता है, और ऐसे ही हमें पता होना चाहिए ग्लोबल वर्ल्ड में चाइना की जीडीपी $14 ट्रिलियन है। यानी कि हम अंदाजन 2.7 है, वो 14 है। जापान अंदाजन 4.5 है। यूएस $22 ट्रिलियन है, और जो पूरा वर्ल्ड है ना वो $91 ट्रिलियन। यानी कि पूरे वर्ल्ड में लास्ट ईयर
जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी फाइनल वैल्यू 91 ट्रिलियन डॉलर्स थी। तो हिंदुस्तान का कंट्रीब्यूशन अभी बहुत कम है, मगर बहुत तेजी से हम बढ़ रहे हैं। और थैंक्स टू अल्टीमेटली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जिस तरीके से इनिशिएटिव चल रहे हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। यहां पे हम कोई भी पॉलिटिकल एफिलेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक गवर्नमेंट पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से आपसे बात करने की कोशिश करूंगा लेटर ऑन। अब यहां पे जीडीपी समझ आता है, हमें जीडीपी ग्रोथ को अब समझना जरूरी है। जीडीपी जब होगी तो अगले साल हम देखेंगे कि भाई कितनी ग्रोथ हुई या कितनी फॉल हुई। जैसे कि अब आपको समझ आ गया, $3 ट्रिलियन से $2.7 ट्रिलियन रह गई, तो यानी कि ग्रोथ तो नेगेटिव रही। जैसे कि अगर मेरा वेट है 70 किलो और मैं बोलूं मेरा वेट हो गया 75 किलो, तो मैं कहूंगा वेट तो बढ़ा। और अगर मैं कहूं मेरा वेट है 80 केजीज और मेरा वेट हो गया 75 केजी, मैं कहूंगा वेट तो घटा। तो जीडीपी हमेशा बढ़ती भी अच्छी लगती है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव अच्छी लगती है। यानी कि जीडीपी ग्रोथ अगर पॉजिटिव है तो हम कहते हैं ऑल इज वेल। मगर ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, पता है क्यों? क्योंकि फिर क्या होएगा, अखबार में, मीडिया में आपको कहा जाएगा, अरे 2004 से लेके 2008 के बीच में हमारी ग्रोथ थी 10% और अब जब से मोदी साहब आए तो हमारी ग्रोथ हो गई 6%, तो हम तो मंदी में चले गए। देखो, पहली बात तो मंदी नहीं है। मंदी तब होती है, रिसेशन तब होता है जब किसी इकोनॉमी की जीडीपी की ग्रोथ 2 लगातार क्वार्टर नेगेटिव हो जाती। नेगेटिव मतलब यानी कि मेरा वेट 75 से 70 हो जाए, यानी कि गिर रहा है। यानी अगर मेरा वेट 70 से 72 हुआ, 72 से 72.5 हुआ, तब भी बढ़ रहा है। पिछले साल 2 किलो बढ़ा था, अभी आधा किलो बढ़ा है, मेरी ग्रोथ कम हुई है, मगर हुई तो है। यानी कि ग्रोथ अगर हो रही है तो कभी भी हम रिसेशन नहीं बोलेंगे। चाहे ग्रोथ 10% है, चाहे 6% है, चाहे 3% है, चाहे 1% है, चाहे आधा परसेंट है, हम तब भी रिसेशन नहीं बोलेंगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स कहती है रिसेशन हम तभी बोलते हैं, मंदी हम तभी बोलते हैं, जब 2 लगातार क्वार्टर, वो क्वार्टर वो वाला नहीं है, हालांकि गुजरात में तो बैंड है, मगर वो बैंड वो वाला क्वार्टर नहीं है। ये क्वार्टर वो 3-3 महीने वाला क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं। पता लगे वीकेंड है तो हम सोचे क्वार्टर क्वार्टर करिए रहा है बार बार, तो क्वार्टर आइडली 3-3 मंथ्स का क्वार्टर है। तो अगर 2 लगातार क्वार्टर हमारी ग्रोथ नेगेटिव हो जाए, यानी कि आप यूं समझो जीडीपी गिरने लग जाए, वेट गिरने लग जाए, तो मैं बोलूंगा रिसेशन में है, अदरवाइज हम रिसेशन में नहीं है। यानी कि हिंदुस्तान रिसेशन में नहीं है, मंदी नहीं है। अब आते हैं एक और मुद्दे पे कि 10% की ग्रोथ थी, 9% की ग्रोथ थी और अब 6% की ग्रोथ है, तो ऐसा क्या किया? डीमोनेटाइजेशन किया, उसके कारण हुआ। रेरा किया तो उसके कारण हुआ। अगर अभी मैं उसके ऊपर जिक्र नहीं कर रहा, मगर आपको यह समझना जरूरी है, राजेश जी की सैलरी या बिजनेस का जो ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी की जो ग्रोथ है, 10% से हुई। और तेजल जी की जो ग्रोथ है वो 5% से हुई या 6% से हुई। तो मोहित जी के पास दोनों बैठे थे, राजेश जी कहते हैं मेरी ग्रोथ हुई है 10% से, 9% से, और तेजल जी कहे मैं 5-6% से ग्रो करी हूं। तो मोहित जी कहेंगे राजेश जी कमाल कर दी, हमें बताओ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या ऐसा किया आपने जो तेजल जी नहीं कर पाए। मगर राजेश जी ने कहा कि मैं एक ऐसे जगह पे रहता हूं जहां पे महंगाई है ना यार मोहित, वो 12% की है, 13% की महंगाई। और तेजल जी से पूछा तो तेजल जी कहते अरे मैं तो एक ऐसी जगह रहती हूं मोहित जहां पे महंगाई ना 3-4% है। तब आपको समझ आ गया कि रियल ग्रोथ राजेश जी के टेरिटरी में नहीं हुई, रियल ग्रोथ तेजल जी की टेरिटरी में हुई। हालांकि राजेश जी ने ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ दिखाई, मगर ग्रोथ के साथ साथ हमें महंगाई देखनी जरूरी थी। क्योंकि अगर महंगाई नहीं देखेंगे और हम कहेंगे भाई मेरी ग्रोथ हुई, तो महंगाई के साथ साथ हमें कंपेयर करना बहुत जरूरी है, और जो कि नॉर्मली मीडिया वालों को समझ नहीं आता, इसलिए वो रिपोर्ट नहीं करते हैं। और आम आदमी को वैसे ही समझ नहीं आता है। आम आदमी सिर्फ जीडीपी ग्रोथ की हेडलाइन देखता है और वहां पे लिखा होता है जीडीपी ग्रोथ हैज फॉलन फ्रॉम 9.5% टू 6%। हम कहते हैं सत्यानाश हो गया, इकोनॉमी का मंदी हो गई। पहली बात तो मंदी नहीं है, और दूसरी बात 9.5 से 6 का मतलब है कम तो ही है, मगर भाई दूसरा डाटा इनकम्प्लीट डाटा है ये। दूसरा डाटा तो मांग, पूछना, पूछते ही नहीं है। क्योंकि पूछता है भारत तो तभी करेगा ना जब उसको समझ आती हो ये इकोनॉमी की भाषा। मगर इकोनॉमी की भाषा कम लोगों को समझ आती है, फाइनेंस की भाषा कम लोगों को समझ आती है, और इसके रीजंस हम बाद में पकड़ेंगे। यानी कि यहां पे
जहां पे जीडीपी ग्रोथ हो महंगाई की ग्रोथ से ज्यादा, तो हम कहेंगे बढ़िया है यार। और जहां पे जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो मगर महंगाई की ग्रोथ उससे भी ज्यादा हो, हम कहेंगे मजेदार नहीं है यार। 2004 से लेके 2008 में जीडीपी ग्रोथ थी 9%, मगर महंगाई की ग्रोथ थी 14%, 14%। और अभी रिसेंट टाइम्स है 2014 के बाद जीडीपी की एवरेज ग्रोथ रेट अगर 6.5-7% है, हमारी महंगाई की ग्रोथ एवरेज 4% है। यानी कि हम रियल जीडीपी ग्रोथ अभी भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी कि वो ग्रोथ रियल नहीं थी। इकोनॉमिक्स भी कहती है वो ग्रोथ रियल नहीं थी। इकोनॉमिक्स कहती है कि भाई जीडीपी ग्रोथ कितनी है, 9.5%, ये असली नहीं है। इकोनॉमिक्स कहती है ये नॉमिनल है। असली तो तब पता लगेगी जब माइनस इसमें से इन्फ्लेशन की ग्रोथ कर दो। और जब माइनस इन्फ्लेशन की ग्रोथ कर दी तो नेगेटिव आ गई। तो मैंने कुछ आपको जीडीपी ग्रोथ की बातें करी। यानी कि पहली बात जीडीपी की करी, दूसरी बात मैंने आपसे जीडीपी ग्रोथ की करी। और जीडीपी ग्रोथ के साथ मैंने लिंक किया रिसेशन क्या होता है। मैंने लिंक किया कि जीडीपी ग्रोथ को महंगाई की ग्रोथ के साथ देखा जाता है। यानी कि ये हमने एक बेसिक टेक्नोलॉजीज 10 मिनट 15 मिनट में हमने ये समझने की कोशिश करी। अब मैं एक नेक्स्ट फेज पे जा रहा हूं कि इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए। हिंदुस्तान की इकोनॉमी हो, जापान की हो, यूएस हो, यूके हो, चाइना हो, कोई भी वर्ल्ड की इकोनॉमी हो, हर एक के मेजरली एक ही ऑब्जेक्टिव है, जीडीपी ग्रोथ, महंगाई की ग्रोथ से ज्यादा। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हर देश में जो लोग हैं ना वो डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब पैदा करेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। नहीं पैदा करेंगे तो पॉपुलेशन ही नहीं है तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? और समझो पैदा करें मगर नशेबाज हो जाएं तो जीडीपी वैसी नहीं बढ़ेगी। पैदा हो जाए मगर आपस में लड़ मर लें, कम्युनल राइट्स हो जाए तो जीडीपी वैसी नहीं बढ़ेगी। पैदा करके ऐसा स्किल हो कि वो मेहनत करके स्किल से वो देश को डेवलप करे तो जीडीपी बढ़ेगी। मगर ऐसे स्किल हो जिससे वो ऐसा माल बना रहे हो जिसकी डिमांड ना हो तो जीडीपी तो बढ़ेगी मगर ग्रोथ नहीं होगी इकोनॉमी। यानी कि ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। भगवान ने हर देश को कोई ना कोई रिसोर्सेज दिए हैं और हर देश के रिसोर्सेज को जो फिनिश गुड्स में बनाने की जो कला है वो आदमी का दिमाग ही कर सकता है। और वो जो दिमाग है यानी कि जो स्किल है उसमें दो चीजें चाहिए। एक तो लोग चाहिए, यानी कि पैदा करते रहेंगे पॉपुलेशन तो लोग रहेंगे, और साथ में उनको राइट एजुकेशन, राइट स्किल सेट अगर होगा तो ही देश आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। वैसे पैदा करी जाओ तो कुछ ना होना। अफ्रीका बेचारा ऐसे ही पैदा करता चला गया, स्किल सेट था ही नहीं, तो इसलिए बेचारा कितना पीछे चला गया। उनको तो पता नहीं था उनके पास बॉक्साइट है, लिथियम है, सब इतना ज्यादा भरमार है, मगर चाइना उसको लूट रहा था। यानी कि पॉपुलेशन भरमार भरमार पैदा करे मगर बेचारा कितना पीछे चला गया। और कई जगह ऐसा पॉपुलेशन है मगर आपस में लड़ रहे हैं, मगर रिच टेरिटरी अफगानिस्तान, क्या रिच टेरिटरी आपस में लड़ मर रहे हैं, भरमार रिसोर्सेज है उनके पास। और कई ऐसे देश हैं जहां पे पॉपुलेशन नहीं है क्योंकि उनकी जनता पॉपुलेशन पैदा नहीं करती है, कनाडा, तो वो इंपोर्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन की, भाई हिंदुस्तानियों यहां पे आ जाओ इमिग्रेशन करवा लो। ऑस्ट्रेलिया, भरमार रिसोर्सेज हैं, पॉपुलेशन नहीं है, तो वो भी क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तानियों, पाकिस्तानियों, चाइनीज, भाई साहब यहीं पे आ जाओ, तुमने बड़े पैदा कर रखे हैं, थोड़े पैदा करके यहाँ पे भेज दो, हमारे यहाँ तो पैदा नहीं करते लोग। और जापान बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता, ना पैदा करता है ना इंपोर्ट करता लोगों को। क्यों? एक तो बुजुर्ग कंट्री बन गया, क्योंकि वहां पे लोग बेचारे 40 साल तक बड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद बेचारे पैदा शादी करते नहीं है, पैदा करते नहीं है, और रहते इतने ज्यादा उम्र तक हैं क्योंकि बेचारों का खान पान ही बहुत बढ़िया है, 100-100 साल तक जिएंगे। मगर पॉइंट ये डिमांड नहीं करते ना। घर जो है उनके ना लोहा यूज करता है, ना स्टील यूज करता है, ना सीमेंट यूज करता है, ना बजरी, लकड़ी के घर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, टूट जाता है फिर बना लेते हैं। टूटे तो लगे ना सर पे, इसलिए सीमेंट का नहीं बनाते हैं, इसलिए बजरी का नहीं बनाते हैं, इसलिए ईंटों का नहीं बनाते हैं, और साथ में खुद ही बना लेते हैं, लेबर की जरूरत ही नहीं पड़ती बनाने की। यानी कि लेबर है ही नहीं, खुद ही घर बना लेते हैं, खुद ही चटाई पे सो जाते हैं, वहीं पे खाना खा लेते हैं, डाइनिंग टेबल चाहिए ही नहीं, बेड चाहिए ही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुपर सॉलिड है, बुलेट ट्रेन है तो गाड़ी चाहिए ही नहीं।
यानी कि भाई साहब जब कुछ चाहिए ही नहीं तो पॉपुलेशन है नहीं, चाहिए कुछ है नहीं, तो अभी तक जिंदा किस कारण है? तो टाइगर जिंदा है क्योंकि वो ऐसा माल बनाता है जिसको एक्सपोर्ट करता था। तो यानी कि जिंदा एक्सपोर्ट करने के चक्कर में था, नहीं तो खुद तो बेचारा डूब ही चुका था 2000 में। मैं 21 साल पहले की बात कर रहा हूं। उनकी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन से घटते घटते 4.5 हो गई। सोचो परेशानी, यानी कि हर देश में अलग अलग परेशानियां हैं। हिंदुस्तान मस्त ग्रो कर सकता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, यूएस को भी पता है, चाइना को भी पता है, यूके को भी पता है, रशिया को भी पता है, सारों को पता है, मगर ग्रोथ करने नहीं देते, जीने नहीं देते। हर कोई चाहता है भाई आपस में लड़ते मरते रहे, इसलिए कभी रिलीजन के नाम पे, कभी रीजन के नाम पे, कभी कास्ट के नाम पे, कभी ट्राइब्स के नाम पे वो आपस में लड़ाते लड़ाते रहते हैं। और भाई साहब ये सब सोच से ऊपर लोग तब उठेंगे जब एजुकेशन जब भेजे में पड़ेगी राइट वाली, स्किल सेट राइट वाला। और वो वहां पे करने के लिए हम पूरे जो सोसाइटी के मेंबर्स, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हम सारे लोग हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, हम सारे जब एजुकेटेड होंगे तो वो ड्रिल डाउन होएगा। नहीं तो वो जो आदमी है जो नीचे स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है ना, वो सिर्फ लड़ना मरना ही सीखेगा, क्योंकि उसी को तो लड़ना मरना सिखाया जाता है ताकि नीचे राइट्स होते रहे। अब यहां पे हर देश, जैसे मैंने बताया, कि चाहता है कि जीडीपी ग्रोथ महंगाई की ग्रोथ से ज्यादा हो, तो ऐसे हिंदुस्तान भी तो चाहता है ना। अब हिंदुस्तान चाहता है, मगर हिंदुस्तान के पास एक कमी है, पैसा कम है। पहले बहुत पैसा था, सारों ने लूटा। पहले मुगल्स आए, उन्होंने दबा के लूटा। फिर उसके बाद ये अंग्रेज आए, उन्होंने दबा के लूटा। फिर उसके बाद हिंदुस्तान में ही कुछ पॉलिटिशियंस रहे, उन्होंने भी दबा के लूटा। सो अल्टीमेटली इतना लूटपाट होते होते भी तब भी क्षमता है हमें कुछ करने की। तो यानी कि हिंदुस्तान के देश में अल्टीमेटली रिसोर्सेज हैं, मगर पैसा कम है। यानी कि अब मैं थर्ड फेज की बात करते हुए मूव करूंगा, मगर सेकेंड फेज को और थर्ड फेज के बीच में जो लाइमलाइट है, जो मैं कनेक्टिंग पॉइंट है, वो ये है। फर्स्ट फेज में हमने समझा, आई थिंक थोड़ी लाइट में इशू आ रहा है, अभी वापस ठीक हो जाएगी। फर्स्ट फेज में हमने समझा जीडीपी का मतलब, जीडीपी ग्रोथ का मतलब, फर्स्ट फेज में रिसेशन का मतलब, स्लो डाउन का मतलब, वो सब हमें समझ आया होगा। सेकेंड फेज में मुद्दा यह था कि जीडीपी ग्रोथ का कोई मायना नहीं है अगर महंगाई की ग्रोथ से ज्यादा ना हो। ये मेन मुद्दा है जो कि हमने हासिल कर लिया। आप यकीन मानिए 1947 1947 से लेके 2014 तक, 2014 तक हमारी इन्फ्लेशन की ग्रोथ महंगाई की ग्रोथ से ज्यादा थी। मैं डाटा के साथ पेश कर सकता हूं, मगर समय कम होने के कारण मैं आपसे डाटा नहीं शेयर कर रहा। मगर छोटा डाटा नहीं बोलूंगा तो मन में रह जाएगा। 1999 से लेके 2003 और 2004 से लेके 2010, 1999 से लेके 2003, आप खुद सोचना कि कौन पावर में था। और 2004 से लेके 2010 के बीच में आप खुद सोचना कौन पावर में था। ये दो फेजेस को बस मैं कंपैरिजन करके हल्का 5 मिनट लगाऊंगा। 1999 से लेके 2003 में हमारी जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5.5% थी, सिर्फ। और 2004 से लेकर 2008 तक हमारी जीडीपी ग्रोथ 9.5% थी। मगर 1999 से लेकर 2003 में हमारी महंगाई की ग्रोथ 3.5% थी। और 2004 से लेकर 2008 तक हमारी महंगाई की ग्रोथ 13-14% थी। आप यकीन मानेंगे 2004 से लेकर 2008 में जहां इतनी हाई ग्रोथ थी इकोनॉमी में, उस जमाने में टोटल एम्प्लॉयबिलिटी 2.7 मिलियन लोगों की हुई थी, 27 लाख ओनली। और 1999 से लेकर 2003 जहां पे ग्रोथ थी सिर्फ 5.5%, वहां पे एम्प्लॉयबिलिटी थी 30 मिलियन लोगों की, 3 करोड़ लोग। यानी कि
1999 से लेकर 2003 while GDP growth was there because of employability, 2004 से लेकर 2008 में GDP growth was not because of employability but because of massive money. मैसिव मनी के कारण आपने सुना होगा 2004 से लेकर 2008 में गोल्ड बढ़ा, रियल एस्टेट बढ़ा, मार्केट बढ़ी, शेयर मार्केट बढ़ी. आपको याद दिलाता हूं, रिलायंस पावर का आईपीओ 2008 जनवरी में आया था. आपको याद आ जाएगा, हाँ यार मस्त बढ़ी थी यार. उसके बाद टूटी ही टूटी. लोगों ने डीमेट अकाउंट भाई साहब खरीदने 500 रुपए दे दे के डीमेट के अकाउंट खरीदे थे, यानी कि. और उसके बाद क्रैश आया था. यानी कि सब बड़ा था मगर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं थी, मगर लोगों को समझ नहीं था. और यहाँ पे आई डोंट नो कोई इंश्योरेंस वाले लोग हैं या नहीं है, वो बेचारे मनी प्लस बेच रहे थे उस जमाने. और अगर आप में से बिजनेसमैन है, आप सारे शेयर मार्केट में लगा रहे थे, भाई बूम आ गया. मगर समझ होती तो 2007 जुलाई से चीख चीख के मार्केट कह रही थी मैं गिरने को तैयार हूं. मगर लोग मीडिया को देख देख के पैसा लगाने को तैयार थे, क्योंकि समझ कम थी, नॉलेज कम थी. इसी को मैं कनेक्ट कर रहा हूं यहां पे कि प्रेजेंटली हिंदुस्तान में एक ऐसे फेज में हैं हम जहां पे देश के पास पैसा कम है. अब थर्ड फेज में बात करते हैं. हमारे देश का जो बजट है, हमारे देश का बजट में हमारा एवरी ईयर, लेटेस्ट ईयर समझ लेते हैं, लेटेस्ट ईयर जो बजट चल रहा है हमारा इस साल का, हमारा इस साल का बजट मोटा मोटा खर्चे होने की उम्मीद है 35 लाख करोड़ रुपीस. 35 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होने की उम्मीद है. खर्चा 21-22 के फाइनेंशियल ईयर का जो बजट में पेश हुआ था 1 फरवरी 2021 को. और हमारा इस साल की आमदनी एक्सपेक्टेड है, रिसिप्ट्स एक्सपेक्टेड है 20 लाख करोड़ रुपए. आप कहोगे तेरी ये तो नेगेटिव है बॉस, यानी कि 15 लाख करोड़ नेगेटिव है बॉस. ये बजट किस बात का है फिर? ये तो खराब है बजट. मगर देश चलाना है ना, किसको मना करूं? आप बताओ किसको मना करूं? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं. पॉइंट ये है, ये बजट नेगेटिव 1947 से चल रहा है. 1947 से बजट नेगेटिव चल रहा है. और हर साल, आप समझदार हैं, हर साल का बजट अगर नेगेटिव होगा तो आप कैसे करेंगे? आपके घर का बजट नेगेटिव हो तो क्या करोगे? लोन ही तो लोगे. लोन लोगे और हर साल लोन लोगे तो लोन भी तो बढ़ता चले जाएगा. एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहोगे भाई लोन इतना है, इसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे दूंगा? और आप यकीन मानिए, इतना लोन लिया हुआ है हमने अभी तक कि हमारा इस साल का इंटरेस्ट का खर्चा 7 लाख करोड़ रुपए है. यानी कि 35 लाख करोड़ रुपए में से 7 लाख करोड़ तो इंटरेस्ट उतारना है. इंटरेस्ट किसके ऊपर? जो 1947 से लेके अब तक का जो लोन लिया है, जितना लोन लिया है उसके ऊपर जो सिर्फ इंटरेस्ट है. मैं ईएमआई प्रिंसिपल की तो बात कर ही रहा, मैं लोन के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं. इंटरेस्ट 7 लाख करोड़ रुपए है. ओ तेरी, छोड़ सकता हूं? नहीं छोड़ सकता, देना पड़ेगा. जो ठीक है जी. बाकी, अब बाकी ऐसा है, इधर से पाकिस्तान में नाक में दम कर रखा है और ऊपर से चाइना ने करना कुछ नहीं है, डरपोक है, करेगा कुछ नहीं, मगर हमारे खर्चे करवाता रहेगा. पता है कैसे? कभी पंगा लेने आएगा लद्दाख की तरफ, हमारे को पूरी फोर्स मूव करनी पड़ती है लद्दाख. अब सोचो, फोर्स मूव करने का मतलब है, पहले तो रोड्स भी नहीं थी, कैसे मूव करता होऊंगा मैं? सोचो. तो पहले तो भाई साहब इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को इतना पैसा रोड्स बनाने में लगी, रोड्स, टनल्स, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में लगा कि भाई साहब आर्मी को पहुंचाऊं कैसे. यानी कि पूरा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी आर्मी पहुंचाओगे, उनका खाने पीने का सामान, दवाइयां हैं, आर्म्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं. फिर वहां पे हम लद्दाख तक पहुंचे तो भाई साहब पहुंच जाते उत्तराखंड के बॉर्डर पे, तिब्बत के सारे, वहां पे फिर चूंचू करेगा. फिर हमें वहां पे रोड्स बनानी पड़ जाती, फिर वहां पे कुछ नहीं करेगा. फिर वहां से भाई साहब पहुंच जाएगा थोड़ा बिहार के रास्ते, बिहार का जो बॉर्डर लगता है तिब्बत के साथ, हम वहां पे पहुंचेंगे तो वो कोने में जाके नेपाल में पहुंच जाएगा, नेपाल की तरफ. हम वहां तक पहुंचेंगे, फिर बीच में एक आधा दुक्का अरुणाचल प्रदेश कर देगा, और वही हमारे मीडिया में यहां पे उछल जाता है. यानी कि करना उसने कुछ नहीं है, वार अभी हुई नहीं है, मगर हमें हर जगह
की सड़कें बनानी पड़ जाती हैं। बनानी है हमने, मगर हम तो अपने हिसाब से बना रहे थे। 1947 से लेकर 2014 तक तो हम बना ही नहीं रहे थे। 2014 से बनाना शुरू किया। तो आम आदमी जब ये पूछता है ना, सर जीडीपी ग्रोथ पहले ज्यादा थी, अब कहां गई? ओ भैया, सारा पैसा कहां लग रहा है जो पहले नहीं लगता था? जो नहीं लगता था तभी तो धीरे धीरे करके वो टेरिटरी के अंदर घुसते चले जा रहे थे। अब वो ना घुसे तो हमें उस टेरिटरी तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है, जिससे जीडीपी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि जीडीपी बढ़ने के लिए क्या चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। मगर यहां पे मैं क्या बना रहा हूं? रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस में कर ही नहीं रहा अभी। यानी कि मेरा खर्चा पानी यहां पे हो रहा है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे को मैसिव खर्चा हर साल, मोटा मोटा मेरे को 3 से 4 लाख करोड़ का बजट है, मेरे को करना पड़ता। मना कर दूं क्या? नहीं कर सकता ना। और उनको भी पता है ये स्कीम। वो भी जानबूझ के सिर्फ पंगा लेने आते हैं कि इनका खर्चा होता रहे यार, एक बार 3-4 लाख करोड़ का इनका साल का खर्चा करवा दो बस। 7 लाख करोड़ वो था, 3-4 लाख करोड़ ये हो गया। फिर भाई साहब, इतने आर्मी के लोग हैं तो उनको खाना पीना, सैलरी, पेंशन सब देनी है ना, तो 5 लाख करोड़ तो ये भी हो गया, जिसमें डिफेंस के इक्विपमेंट भी खरीदने। आप यकीन मानिए, कारगिल की वार में हम नीचे थे और वो ऊपर थे, और ऊपर से मारना आसान, नीचे से मारना मुश्किल। तो हमें ऊपर की सैटेलाइट इमेजेस नहीं थी, क्योंकि हमारे पास अपनी सैटेलाइट ही नहीं थी। थोड़ा गूगल करोगे तो जानोगे, हमें सैटेलाइट की पिक्चर्स खरीदनी पड़ी थी बाहर के देशों से, और खरीदने के चार्जेस ज्यादा थे। और जब तक कि वो सैटेलाइट पिक्चर देते थे तब तक की पोजीशन चेंज हो जाती थी। यानी कि हमें अपनी सैटेलाइट लॉन्च करनी पड़ी, हमें डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह खरीदने पड़े, कुछ मेक इन इंडिया करने पड़े। तो 5-6 लाख करोड़ का खर्चा डिफेंस का हो। एग्रीकल्चर को निग्लेक्ट कर दूं तो भाई साहब सड़क पे आ जाते हैं। 5 लाख करोड़ वहां देना पड़ता है एग्रीकल्चर में। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर। चाइना सिर्फ बाहर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर भी राइट्स करता है। उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर करना पड़ता है वहां पे, फिर 3 लाख करोड़ जाता है पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर पे। कहने का मेरा मतलब ये है, 35 लाख करोड़ में सारे खर्चे ऐसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आप भी सोचते होंगे, खाना खाना छोड़ दें क्या? बच्चे की पढ़ाई छोड़ दें क्या? मोबाइल का बिल छोड़ दें क्या? गर्मी में एसी का बिल छोड़ दें क्या? वैसे ही देश का भी बजट बिल ऐसे ही। यानी कि आप सब अपना घर चलाते हैं, और अगर आपको पता लगे कि आपके घर का खर्चा ज्यादा है आपके घर के रिसिप्ट से, आप क्या करेंगे? सोल्यूशन जो आपके पास है वही गवर्नमेंट ही कर रही है। आप कहोगे भाई सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए, खर्चा कम करना चाहिए। हाँ, मगर कौन से वाला? पढ़ाई वाला नहीं, एसी वाला हाँ। तो गवर्नमेंट भी खर्चा कई तरह के कम कर रही है, जैसे सब्सिडी देना बंद कर रही है। फिर हम कहते हैं भाई सब्सिडी पहले मिलती थी अब नहीं मिलती। कई स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देना बंद कर रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है स्टेट गवर्नमेंट को, भाई खुद कमाओ। इसलिए जीएसटी लेकर आई, क्योंकि जीएसटी में उसी स्टेट को टैक्स मिलता है जिस स्टेट में कंजम्पशन होती है। जीएसटी के ऊपर मैं अच्छी खासी बातचीत कर सकता हूं, मगर मेरा टॉपिक ऑफ द डे वो नहीं है। मेरे को तो आपको विजन के तहत आपको लेके जाना है। यानी कि इस बजट में वो खर्चे कम करते करते, मगर जो जेन्युइन खर्चे जो करने पड़ेंगे और कई जगह बढ़ाने पड़ेंगे, वो होते होते हमारे देश का बजट ऐसा चलता आ रहा है। तो जो थर्ड फेज है जहां पे मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं, वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, वर्ल्ड में पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया? 1730 1740 में। फ्रांस, यूके, ये सब जो बड़े बड़े कंट्रीज है ना, इन्होंने सबसे पहले भाई साहब बाजी मार ली। वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम पे इन्होंने सारी इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी, लोगों को एक्सप्लॉयटेशन किया, वर्ल्ड ओवर राज किया, हर देश में जाके राज किया, वहां से सारे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर लिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इतने सालों तक पूरे वर्ल्ड को लूटते चले गए, और आज पता है क्या कहते हैं? भाई एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करना बनता। हाँ, अभी याद आई
तुम्हें। जब हिंदुस्तान बढ़ना शुरू किया तो हिंदुस्तान को बुला के कहते हैं भाई साहब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मत करो, पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो इसी को लिंक करते हैं, हिंदुस्तान की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना वो शुरू हुई 1991 में। यहां पे मैं थर्ड फेज में आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूं मैं। 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, और मैं सारा का सारा क्रेडिट पीवी नरसिम्हा राव साहब को दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। अगर आपने किसी और का नाम सुना है तो ना, उसको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए जिसका भी आपने नाम सुना है, अगर वो पीवी नरसिम्हा राव नहीं है तो। सारा क्रेडिट पीवी नरसिम्हा राव साहब को मिलना चाहिए। ये बात अलग है कि जिस पार्टी के वो थे उन्हीं को क्रेडिट नहीं दिया गया बाद में। क्यों? क्योंकि सारी लाइमलाइट पीवी नरसिम्हा राव के पास जा रही थी, और इसलिए हिस्ट्री की किताबों में नरसिम्हा राव के नाम को हटा के कई और लोगों के नाम लिख दिए गए। मगर नरसिम्हा राव साहब ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। यानी कि इसका मतलब ये, जब पहली बार आप इकोनॉमी को खोलोगे ना, इकोनॉमी खोली तो जो भी कंपनीज को, जो भी इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन करा गया, डी लाइसेंसिंग करी गई, प्राइवेटाइजेशन किया गया, वो हर कंपनी बढ़ेगी। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है आपको समझने वाला। 1991 में जिसने भी बिजनेस खोला उसका बिजनेस चला ही, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रोवाइडेड उसको क्या करना है, बस वही बिजनेस खोलना है जो गवर्नमेंट ने डी लाइसेंस किया है, जो गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज किया है, जो गवर्नमेंट ने लिबरलाइज किया है, जो गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइज किया है, बस वही बिजनेस खोलो। तो जब वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को समझ आया, उन्होंने जब वो बिजनेस खोले तो नीचे की सप्लाई चेन ने वही बिजनेस खोले। तो 1990 से लेकर 2000 का जो फेज था ना, वो ऐसा फेज था जहां पे कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस खोल ले, चलेगा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी तो अभी खुली है। मगर 2000 में जब इतनी बिजनेसमैन शुरू हो गए उस इंडस्ट्री के अंदर, तो कंपटीशन पैदा हुआ। यानी कि पहला फेज पता है क्या होता है? पहला फेज होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इकोनॉमी ओपनिंग का। दूसरा फेज होता है कंपटीशन का। 2000 में जब कंपटीशन शुरू हुआ तो लोगों ने आपस से लड़ना शुरू किया। यानी कि इंडस्ट्रीज में कई तरह के पैंतरे खेलने शुरू करे, बिजनेसेस ने कई तरह का चढ़ावा देना शुरू किया, क्योंकि उनको लगा हमारा काम नहीं होगा। यानी कि बिजनेसेस में आपस में कंपटीशन शुरू हुआ। 2014 तक ऐसा चला, और फिर आई प्रेजेंट गवर्नमेंट। अब इन्होंने क्या करा भाई? इन्होंने पता है क्या सोचा? इन्होंने सबसे पहले तो रघुराम राजन जी से पूछा कि भाई पहले ये बताओ करना क्या चाहिए। तो रघुराम राजन जी ने कहा कि सर पहली बात तो आपको महंगाई कम करनी चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रघुराम राजन जी वही आदमी है जो इस टाइम पे एंटी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, यानी कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के एंटी हैं, ये वही सज्जन है। तो आप सोच रहे होंगे भाई फिर एंटी क्यों हो गया? ये कहानी मैं अभी नहीं बोलना चाहता, मगर फिलहाल आप यूं समझ लो, रघुराम राजन जी ने ये कहा कि महंगाई को तोड़ना पड़ेगा। तो महंगाई कितनी है भाई? 2014 में जब ये सल्तनत में आए तो पता लगा महंगाई 14% है। और कितनी करनी पड़ेगी? सर 5% करनी पड़ेगी। आप कर सकते हैं क्या? कहता कर सकते हैं, मगर भाई मेरे से कोई पूछेगा नहीं कैसे करूंगा मैं। उनसे पूछा गया, पहले गवर्नमेंट आपको पूछती थी क्या? कहते कुछ करने नहीं देती थी। तो कहते आप क्या चाहते हैं? कहते मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनवा दीजिए। आप गूगल कर सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2014 के बाद बनी, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में रघुराम राजन जी को हेड बनाया गया, और उनको कहा गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, आपको पूरा फुल ऑटोनॉमी दी गई, 5% लाके दिखाइए। 2016 अगस्त से पहले 5% महंगाई ला दी गई थी, 5%। 2 साल में वो हो गया जो 1947 से लेकर 2014 तक नहीं था। और यहां पे महंगाई जैसे ही कंट्रोल करी गई तो फिर दूसरा स्टेट क्या आनी चाहिए? तो कहा गया सर जीडीपी
तब बढ़ेगी अब जब इन्वेस्टमेंट ड्रिवन होगी। अब इसको समझते हैं, फिर हम थर्ड फेज की बात करेंगे 2014 से लेकर 2020-21 तक की। 2014 से पहले पता है इकोनॉमी क्यों चल रही थी? क्योंकि हमारे देश में जनता बहुत थी। भाई जनता बहुत है, डिमांड होगी ही होगी, प्रोडक्शन करते रहो, इकोनॉमी चलती चली जाएगी। मगर ध्यान से समझो, डिमांड क्यों हो रही है? क्योंकि एक्स्ट्रा नोट छाप रखे। जब एक्स्ट्रा नोट छाप रखे हैं और लोगों के जेब में पैसा है और हर कोई पैसे से डिमांड कर रहा है, और अभी तो रिसोर्सेज हैं इसलिए आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो। जब रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे या जब हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा होगा ज्यादा, और वन फाइंड है जब हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं होंगे, और अगर डॉलर खरीदना पड़ेगा और हमने ज्यादा पैसे छाप रखे हैं, हमारी रुपये की वैल्यू घटती चली जाएगी और डॉलर और खरीदते चले जाएंगे, तो रुपये की घटती वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी। तो अल्टीमेटली जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो कहेंगे हिंदुस्तान में कोई मैजिक नहीं है भाई, रुपये तो डीवैल्यू होता चला जा रहा है और ज्यादा होता चला जा रहा है, इनकी गवर्नमेंट से संभलेगा नहीं, भाई बाहर निकल। तो जैसी वो बाहर निकलेंगे ना, तो रुपये जितना डीवैल्यू हो रहेगा तेजी से, उससे ज्यादा तेजी से डीवैल्यू होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे में पता है क्या होता है? ऐसे में इंजन जाम हो जाता है, गाड़ी चलनी वहीं पे बंद हो जाती है। हम कहते हैं भाई धक्के से भी शुरू होगी क्या? वो कहते धक्के से भी नहीं चल सकती भाई, खत्म। कहीं हुआ है क्या? हुआ है ना वेनेजुला में, हुआ है ना अर्जेंटीना में, हुआ है ना ग्रीस में, हुआ है ना पोर्टुगल में, हुआ है ना आयरलैंड में, होते होते रह गया बस स्पेन में, होते होते रह गया बस फ्रांस में, होते होते रह गया बस इटली में। यानी कि हम बस वो धक्का स्टार्ट तक पहुंचने लगे थे, तो एकदम से क्या करना पड़ा? डीमोनेटाइजेशन। ना करते तो धक्का स्टार्ट कर रहे होते आसान है। तो अल्टीमेटली डीमोनेटाइजेशन इसलिए किया गया ताकि धक्का स्टार्ट ना होने पाए, पहला पॉइंट। दूसरा, आप क्या करें भाई, इकोनॉमी को चलाएं कैसे? सर इकोनॉमी चलाने के लिए अब कंजम्पशन आपने रोक दी है, क्योंकि लोगों का पैसा रोक दिया, अब लोग कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे तो जीडीपी गिरेगी। भाई गिर रही है, अब क्या करें? सर टेंशन ना लो, जीडीपी गिरेगी टेम्परली। अब आप ऐसा करो, किसी तरीके से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ, इंडस्ट्रीज लगाओ। तो कहते भाई अभी तक नहीं लगी थी क्या? नहीं सर, इंडस्ट्री तो हिंदुस्तान में है ही नहीं, हम तो सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री हैं, हम तो सिर्फ इंटरनल देश के कारण चल रहे थे। यानी कि सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री में, हम बीपीओ इंडस्ट्री में हम माहिर थे, मगर और कुछ खास नहीं करते थे। क्योंकि इवन टू इवन टेक्सटाइल में भी, आप में से कई टेक्सटाइल वाले लोग होंगे, बांग्लादेश हमें पीछे छोड़ जाता, कॉटन में स्पेशली। ऑटो में तो हमारा नाम ही नहीं था, ऑटो एंसिलरी में तो भाई कोई पूछता नहीं था। और कुछ स्पाइसेस जो हमारे केरला कुरला से बनते थे, वो भी भाई साहब वहां पे कई तरह के माफिया आ गए, वो भी बिकने नहीं देते। इंजीनियरिंग गुड्स का क्या ख्याल था? सर एक जमाने में हम बनाने की कोशिश तो करते थे, मगर चाइना ने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया था। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा नाम ही नहीं था। तो भाई हिंदुस्तान करता क्या था? इंपोर्ट करता था। इंपोर्ट कैसे करता था? वही नोट छाप के। कब तक चलता? बस कुछ चंद साल और ही चलता। ये तो शुक्र मनाओ, कुछ ऐसा हो गया कि इकोनॉमी की पैरामीट्रिक चेंज हो गई। तो इकोनॉमी को कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी से रोककर इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी में अब चलाने की कोशिश है, जिसके कारण हम एक वर्ड बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। और उसका मैं एक एग्जांपल दूंगा, ऐसे कई एग्जांपल्स, और उस एक एग्जांपल के बाद फिर मैं नेक्स्ट आपके इंपैक्ट के ऊपर आऊंगा, यानी कि लास्ट फेज जो 2020-21 के बाद का इंपैक्ट है। क्योंकि साथ साथ घड़ी भी चल रही है ना, 7:52 हुए, आपको 10-15 मिनट सवाल जवाब का भी तो टाइम देना पड़ेगा। सो
इंडिया एक कमेटी का मेंबर था, आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। 16 कंट्री थे, हिंदुस्तान एक था। आज के डेट में 15 है, क्योंकि हिंदुस्तान पिछले साल निकल गया है। क्या मतलब था इसका? इसका मतलब यह था कि 16 कंट्रीज ने, हालांकि आज 15 हैं, जिसमें से चाइना, हांगकांग, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान वगैरह वगैरह, ये सारे कंट्रीज का गुट था। और इन्होंने क्या किया कि भाई हम अगर आपस में ट्रेड करेंगे ना, तो जहां से भी हम इंपोर्ट करेंगे 90% टैक्स छोड़ देंगे। यानी कि जो देश मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता होगा उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, और जो देश सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता होगा उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इंडिया कई सालों से आरसीईपी का मेंबर है, और कई सालों से चाइना हमारे इंडिया में भरमार माल डंप करता रहा। इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा गुड्स, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आप जो नाम दो वो सब हिंदुस्तान में, मोबाइल से लेके हर चीज तक। और डेयरी प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलिया। जो कुछ कमी कसर रह गई तो भाई साहब थाईलैंड, वियतनाम चावल में और गन्ने में, और वहां शुगर केन, और जापान से इलेक्ट्रॉनिक्स जो बाकी कुछ रह गया होगा। हालांकि जापान से जो मेड इन जापान था वो मेड इन चाइना हो गया। एक तो मेड इन चाइना था और एक मेड बाय चाइना, दोनों में चाइना ही था। एप्पल फोन मेड इन चाइना भाई साहब, जियोमी मेड बाय चाइना। और हिंदुस्तान में दोनों ही कहां से आ रहे हैं? चाइना से। इंपोर्ट 90% टैरिफ गया। नुकसान किसको हुआ? हिंदुस्तान को। दो नुकसान पता है, पहला क्या? एक तो टैरिफ गया, दूसरा नुकसान मेरी इंडस्ट्री कभी उठ ही नहीं सकती, क्योंकि इतना सस्ता माल आ रहा है तो मेरी इंडस्ट्री कहती है भाई छोड़ना यार, अपने को करना ही नहीं, अपने को मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करना। क्यों भाई? करना यार, तेरे को क्या इंसेंटिव चाहिए? वो कहता भाई आप वो इंसेंटिव दे ही नहीं सकते हो, जितना सस्ता वो माल भेज देता है हमें हिंदुस्तान में। इसलिए आपने सुना भी होगा, चाइनीज माल इतना सस्ता आता है कि इंडियन इंडियन मैन्युफैक्चरर कहता है भाई हम नहीं बना सकते इतने में, या तो उसका बंद करवा तो मैं चालू करूंगा। क्योंकि इंसेंटिव के नाम पे तू कुछ नहीं दे पाएगा। तू मेरे को टेक्सटाइल में टफ दे दे तो भी मेरा भाई साहब हिंदुस्तान में मेरी जो कंडीशन है वो टफ ही रहेंगी। तू मेरे को जीएसटी का रिबेट दे दे, ड्यूटी ड्रॉबैक दे दे, कुछ भी दे दे यार, अपना कुछ नहीं होएगा यार। मेरे को लोन में सबवेंशन दे दे, लोन में मॉरेटोरियम दे दे, लोन का इंटरेस्ट कम कर दे, कुछ भी कर दे यार, मैं बिजनेस नहीं कर सकता जब तक चाइना हिंदुस्तान में माल बेच रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा लो फिर ताला लगाओ चाइना के ऊपर पहले। मगर इंटरनेशनली ऐसे नहीं बोल सकता ना कि ताला लगाओ, डब्ल्यूटीओ नहीं तो खड़ा हो जाता है। और डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ हर जगह चाइना के लोग हैं। पहले यूएस के लोग थे, अब चाइना के लोग हैं। ये तो आप सब को समझ आता ही होगा, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी तो देखनी है ना भाई साहब को। एक तो इंडियन पॉलिटिक्स देखनी पड़ती है, ऊपर से फिर इंटरनेशनल भी देखनी पड़ती है, दोनों कट्टे कट्टे देखनी पड़ती है। फिर ऊपर से वो कोविड का आक्रमण कर देते हैं, फिर कभी कभी उत्तराखंड, बिहार और लद्दाख में जाके चू 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 कर देते हैं। इतनी जगह से परेशान करते हैं, सोचो। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इनको ये समझ आ गया कि आरसीईपी का अगर मेंबर रहेगा हिंदुस्तान, तो हमारी इंडस्ट्री हिंदुस्तान की कभी बन नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। और आप देखो, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2000 में 30% कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी का, और 2020 का डाटा है जो कि 30% से 22% तक आ गया। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा था। एक्सपोर्ट तो हम कर ही नहीं रहे थे खास, मैं तो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं जीडीपी में बस। इंपोर्ट पे इंपोर्ट कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में यूज हो रहा है, बाहर हम बेच नहीं सकते क्योंकि कंपीट ही नहीं कर सकते। तो बाहर के नाम पे हम क्या करते थे? सिर्फ सर्विसेज करते थे, बीपीओ, आईटी, आईटीईएस, इंफोसिस, टीसीएस वगैरह वगैरह। मैन्युफैक्चरिंग चलता ही नहीं था। इसलिए आरसीपी को ताला लगाया, क्योंकि उसको ताला लगाने का मतलब यह है कि भाई हम नहीं मानते तुम्हारी बात, क्योंकि उसमें डब्ल्यूटीओ कुछ नहीं कर सकता। मगर हम ये नहीं कर सकते कि भाई चाइना से माल लेंगे ही नहीं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर डब्ल्यूटीओ आ जाता। तो इसका मतलब ये, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में डेवलप हो सके उसका पहला स्टेप है आरसीईपी। दूसरा स्टेप प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई। यानी कि गवर्नमेंट ने कहा ऐसा करो, जो जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाई,
कहा आप ऐसा करते हैं, ये इंपोर्ट तब तक चलता रहेगा जब तक हम इंडिया में नहीं बना पाते, तो तब तक चाइना से, थाईलैंड से, वियतनाम से इंपोर्ट करते रहो, मगर टैक्स पूरा लगाएंगे, क्योंकि अब हम आरसीईपी के मेंबर नहीं है, टैक्स पूरा लगेगा, एटलीस्ट वो तो कमाई कर लो यार। मगर साथ साथ ना हिंदुस्तान में बनाना शुरू करो, ताकि एक दिन ऐसा आए कि हिंदुस्तान में सस्ता बन जाए और फिर हम उसको रोक दें। ये दो स्टेप्स के साथ अब मैं आपके ऊपर इंपैक्ट और डिसरप्शन की बात करने लगा हूं, फिफ्थ फेज में या फोर्थ फेज में। 2020 के बाद अब आने वाले 10 सालों में, पॉइंट नंबर 1, अगर आप उन 13 इंडस्ट्रीज के अलाइंड हैं, कौन सी 13 जो पीएलआई में बताई गई है, उन 13 इंडस्ट्रीज की लाइन ऑफ इंडस्ट्री में अगर आप धंधा कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, आंखें बंद करके चलेगा। ये वही फेज है जैसे 1991 में। क्यों? क्योंकि पता है क्या, 2000 से लेके 2014 का फेज क्या था? कंपटीशन का फेज। और 2014 से लेके 2020 का फेज पता है क्या था? कंपटीशन के बाद क्लोजर का फेज, क्लोजर का। क्योंकि कई इंडस्ट्रीज क्लोज होने की कतार पे थी। क्यों? मैंने बताया तो है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे थे, इसलिए कई इंडस्ट्रीज को बंद करना था और कई न्यू इंडस्ट्रीज को चलाना था। इसलिए आपने सुना होगा, या आप में से कई बिजनेसमैन कहते भी होंगे, सत्यानाश हो गया बिजनेस का जब से आया है। भाई जब से ये आया है उसके कारण नहीं हुआ है, आप समझ नहीं रहे हो। नए बिजनेसेस इवॉल्व हो रहे हैं, ये बिजनेसेस बंद ही होने हैं, मगर लोग समझते नहीं है। क्यों? वहां पे मैं आखिरी फेज पे आऊं, क्यों नहीं समझते। मगर क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि पहले कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी थी, अब इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी है। अब हमें वो बनाना है जो वर्ल्ड में चाहिए, हमें वो बनाना है जो हिंदुस्तान को चाहिए, जो चाइना से, थाईलैंड से, वियतनाम से अपने को नहीं चाहिए। और अगर आप ऐसी चीज बना रहे हैं जो वर्ल्ड को नहीं चाहिए या हिंदुस्तान को नहीं चाहिए, तो आप नहीं चाहिए, तो आप नहीं चाहिए। तो इसलिए पॉइंट नंबर 1, अगर आपकी इंडस्ट्री उन 13 इंडस्ट्रीज के साथ अलाइंड है, पक्का चलेगा, और अगर नहीं, पक्का नहीं चलेगा। और नहीं चलेगा मतलब लोग क्या करते हैं फिर? बिजनेसमैन जुगाड़ करते हैं। पॉइंट नंबर 2, जुगाड़ कैसे करते हैं? इस बैंक का लोन नहीं उतार पा रहे, किसी और बैंक से लोन लेते हैं, फंडिंग करवा दे यार। और फिर आपके घर पे कई ठेकेदार आते हैं जो फंडिंग करवाने का नाम पे आपसे कमीशन ले जाते हैं। भाई मत करो, कुछ फायदा नहीं होएगा। और आपने देखा भी होगा, आप में से कई लोग कई जगह से फंडिंग मांग रहे हैं, मगर फंडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि बैंकर समझदार है। बैंकर कहता है भाई फंडिंग नहीं, पहले हो जाता था ऐसे, मगर अब नहीं हो पाएगा ऐसे, क्योंकि कईयों के ऊपर कमीशन ने इंक्वायरी बिठाई है ना, इसीलिए बिठाई है क्योंकि पहले हो जाता था ऐसे। भाई साहब मेरा बंदा है, करवा दो, या ऐसे करवा दो। जीएम के हाथ में पावर होती थी 10 करोड़ की, डीजीएम के पावर में हो जाता था, कुछ तेरा कुछ मेरा। मगर अब नहीं हो रहा ऐसा। होता होगा कभी कभी, कहीं कहीं होता होगा, वो अलग बात है, मगर मेजरली कम हो रहा है। इसलिए आपके पास जितने भी लोग फंडिंग करवाने आ रहे हैं ना, फंडिंग नहीं, पहले अपना बिजनेस मॉडल चेक करो। लोग अपनी बीमारी को चेक नहीं करा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, भाई साहब बीपी गोली खा रहे हो। भैया बीपी है किस कारण? बीपी किस कारण है वो नहीं चेक कर रहा, बीपी गोली खा रहा हूं मैं, बीपी कंट्रोल में रहेगा। यानी कि कंट्रोल हमें बिजनेस मॉडल करना है। बिजनेस मॉडल इनलाइन है, उन 13 इंडस्ट्री में पक्का चलेगा, नहीं है इनलाइन, नहीं चलेगा। तो कौन कौन से जुगाड़ करने बंद कर दो भाई? किसी और से लोन लेना बंद कर दो, बैंक चेंज करना बंद कर दो, ऐसे ब्रोकर से मिलना बंद कर दो जो आपको लोन दिलवाने की बातें कर रहा हो। और क्या करना बंद कर दो? अपने पैसे जो आपने लोन में लिए हैं उसको रियल एस्टेट में बाइफरकेट करना, शेयर मार्केट में बाइफरकेट करना बंद कर दो, क्योंकि एनपीए के बाद इंसॉल्वेंसी भी होगी, नाम पूरा खराब हो जाएगा, फिर दोबारा बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसीलिए वन टाइम सेटलमेंट कर दो, खत्म कर दो उसको, या उस पैसे को अपने बिजनेस में चेंजेस लाके उसको इन लाइन कर दो। आप कहोगे यार पहले क्यों नहीं बताया किसी ने? पहले हमारी मुलाकात नहीं, मैं पहले ही बता देता।
ये तो मोहित जी के साथ जुड़ा हुआ मैं शायद 5-6 साल हो गए। मोहित जी आई थिंक 5-6 साल से मैं इनको बता रहा हूँ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज चलेंगी, कौन कौन सी नहीं चलेंगी। यस सर। तो पहले मुलाकात हुई थी, बताया था। मगर आपसे मुलाकात करने कौन लोग आ रहे थे? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाई हैं अपने, मैं भी सीए हूं। मगर वो सीए ऑडिट में अच्छे हैं, टैक्सेशन में अच्छे हैं, अकाउंट्स में अच्छे हैं, बिजनेस मॉडल में अच्छे नहीं है, ग्लोबल वर्ल्ड में अच्छे नहीं है। उनको वो नहीं समझ आता कि वर्ल्ड कहां जा रहा है, देश कहां जा रहा है। तो इस फेज में जो 2014 से 2020 वाला फेज था ना, वो था कई इंडस्ट्रीज बंद होने वाला फेज। और अब जो फेज है वो है न्यू इंडस्ट्रीज इवॉल्व होने का फेज। इवॉल्व, ये एक नया हिंदुस्तान जागरूक हो रहा है। नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, पीएलआई आरसीपी से बाहर। क्यों? क्योंकि अगले 10 साल में हमें वापस आरसीपी पे आना है। पता है क्यों आना है? क्योंकि फिर हमें देश को, बाकी देशों को लूटना है जिन्होंने हमें लूटा है। हम ऐसी कैपेबिलिटीज बनाना चाहते हैं कि 10 साल के बाद हम बनाए माल। भाई हेलीकॉप्टर हमारा देख, मिसाइल हमारी देख, बंदूक हमारी देख, सैटेलाइट हमारी देख, फार्मा इंग्रेडिएंट हमारा देख, वैक्सीनेशन भी हमारी देख। मैं तो शायद मोहित जी एक साल पहले जब वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, मैं इनको कह रहा था कोवैक्सीन ही चलेगी। लोग कह रहे थे कोविशील्ड, मॉडर्ना, फाइजर। मैं कहता भाई जो हिंदुस्तान की अपनी बनी है ना वही चलेगी। जो हिंदुस्तान में बनी है चलो वो भी चल लेगी, ठीक है कोई बात नहीं, मगर हिंदुस्तान की जो बनी है ना वही चलेगी। वही चलेगी मतलब वही चलेगी। वर्ल्ड में पोलियो था, हिंदुस्तान की ही चली। वर्ल्ड में रेबीज था, हिंदुस्तान की ही चली। अल्टीमेटली उन सारों ने लूटपाट कर करके जितने पैसे होंगे कमाएंगे, मगर उनसे कंट्रोल नहीं होगा। अल्टीमेटली कोवैक्सीन ही जाएगी। यानी कि वर्ल्ड में हर प्रोडक्ट में हमारा बोलबाला होगा। यही तो मुद्दा है। अगले 10 साल में अपने को वापस आरसीपी में आना है, जिसके लिए आपको इन लाइन ऑफ बिजनेस करना पड़ेगा। इंपैक्ट ऑन द स्मॉल बिजनेसेस आपको समझ आता होगा, क्योंकि छोटा बिजनेसमैन जो है ना, वो मेजॉरिटी ऑफ पैसा खर्चता है बिजनेस करने में। थोड़ा सा पैसा बस सोचना है कि बिजनेस करना कौन सा है, वो नहीं करते। ये वही बात है, शेयर मार्केट में लगाता हर कोई है मगर शेयर मार्केट समझता कोई नहीं। म्यूचुअल फंड में लगाता हर कोई है मगर म्यूचुअल फंड खुद समझता कोई नहीं। ऐसे ही बिजनेस करता हर कोई है मगर बिजनेस मॉडल समझता कोई नहीं। तो मैं आखिरी जो फेज है वहां पे एजुकेशन के ऊपर बात करता हूं, विजन के ऊपर बात करता हूं। चैलेंज ये है कि एक छोटा सा एग्जांपल से शुरुआत करता हूं। चाइना ने 2019 नवंबर में ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी थी कि हिंदुस्तान के ज्यादा क्लोज मत आ, तेरा कोल खरीदना बंद कर दूंगा। ऑस्ट्रेलिया का एक कोल है, कोल की बड़ी अच्छी क्वालिटी है, उसको बोलते हैं न्यू कैसल कोल। न्यू कैसल वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कोल है। और ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी कोल, कॉपर, आयरन से चलती है। और कोल, कॉपर, आयरन सबसे ज्यादा चाइना इंपोर्ट करता है, क्योंकि वर्ल्ड की 30% प्रोडक्शन चाइना बनाता है। यानी वर्ल्ड की 30% प्रोडक्शन चाइना बनाता है और वर्ल्ड की 25% कंजम्पशन यूएस खाता है। कमाल है। दो ही इकोनॉमीज हैं जो वर्ल्ड चला रही है। भाई बाकी तो बस टाइम पास करने के लिए पिक्चर देख रहे हैं। तो हिंदुस्तान ने कहा ऐसा नहीं होएगा, अपने को पिक्चर नहीं देखनी, आरसीपी से बाहर निकलो, अब अपने को चेंज करना मॉडल। तो ऑस्ट्रेलिया को जब चाइना ने धमकी दी, और चाइना के कारण जब ये कोविड वायरस फैला, तो ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में जब धमकी दी कि चाइना के ऊपर इंक्वायरी बिठाओ, तो 2020 में चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के कोल के ऊपर बैन लगा दिया। कहता नहीं खरीदता तेरे से कोल, जा तू खत्म। ऑस्ट्रेलिया बहुत तंग हुआ। हिंदुस्तान ने कहा कुछ खत्म नहीं, तू हमें बेच दे जितना बेचना है। बल्कि हमने और नेगोशिएट कर लिया, जितने का वो खरीदता है भाई उससे भी सस्ता दे हमें। तो यानी कि इसका मतलब ये, ऑस्ट्रेलिया का कोल जब हमने खरीदा ना लास्ट ईयर से लेके अब तक, कोल के प्राइस
3 गुना हो गए, 3 गुना। चाइना को होश आई अभी अगस्त सितंबर में, जब उसके अपने कोल खत्म हो गया था ना, अपना कोल, तो उसको होश आई भाई कोल खत्म हो गया, इसलिए एनर्जी क्राइसिस आपने सुना भी होगा मीडिया में, वहां पे लाइटें बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि कोल ही नहीं था, उसका अपना कोल पुराना खत्म हो गया था और नया कोल निकाल नहीं सकता। वहां पे बारिशें थी, सर्दियों का मौसम, बारिशें, वहां पे कोल उसका गीला हो गया, ऑस्ट्रेलिया का खरीद नहीं सकता था ईगो के कारण, तो घटिया क्वालिटी का कोल खरीदना पड़ा उसको। अब जाके चाइना ने पता क्या बोला ऑस्ट्रेलिया को, हम तुम्हारा कोल दोबारा खरीद रहे हैं। आ गया ना घुटनों पे। अब यहां से लिंकेज कर रहा हूं मैं आपके साथ। लिंकेज ये है कि जब चाइना ने ऐसा रुतबा निभाया था ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो आप सोचो इंडिया की भी कई कंपनीज थी जो चाइना से कुछ ऐसा सामान खरीद रही थी, उनको पता लग जाना चाहिए था कि अगले 1 साल में चाइना से डिसरप्शन आएगी, चाइना से माल महंगा होगा। मगर बिजनेसमैन को इतना विजन नहीं था और माल इतना महंगा खरीदा गया। कोल, आयरन, स्टील, सब कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए, आपको पता ही है। मेजर इनपुट कॉस्ट सारे मैन्युफैक्चरर्स की बढ़ गई। यानी कि विजन इज अ चैलेंज। विजन कौन दे सकता है? एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर खुद, मगर खुद वो नहीं दे पाता। क्यों? ऐसा होता है नॉर्मली बिजनेस ओनर्स जो होते हैं उनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो है, मगर एजुकेशन उस लाइन की नहीं। मैं क्वालिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं कर रहा, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो जुगाड़ वाली भी हो सकती है। मैं नॉलेज और क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं, यानी कि एजुकेशन एंड नॉलेज बोथ। तो अगर बिजनेस ओनर जिसने रिस्क लेना है, अगर उसके पास वो कमी है, तो बाकी हर आदमी जो आपसे मिलने आएगा वो अपना उल्लू सीधा करके जाएगा। पहला आदमी कौन? सीए। फाइनेंस उसको आता है, आपको आता नहीं है। आपको रिस्क लेना आता है, वो फाइनेंस दिलवाता है आपको। मगर आपस में ये तो बात हुई नहीं भाई, जिसके ऊपर रिस्क ले रहे हैं, जिस घोड़े के ऊपर रिस्क ले रहे हैं, भाई ये घोड़ा चलेगा। पता लगा रेस खच्चरों की है और आप घोड़े के ऊपर रिस्क लगा रहे हैं, वहां पे भाई साहब घोड़ा डी बार हो जाएगा, वहां पे खच्चर की रेस थी और हम घोड़े के ऊपर पैसा लगा रहे थे। क्योंकि सीए ने आपसे पूछा नहीं, ना ही वो बता पाएगा, ना ही वो पूछता है। उसको इंटरेस्ट किस में है? ऑडिट में और टैक्सेशन में, या फंडिंग करवाने में। और आपका भी इंटरेस्ट किस में है? भाई टैक्स बचा लियो यार, फाइनेंस दिलवा दियो यार। तो भाई पहली बात तो करी नहीं रिश्ता करने से पहले कि भाई बिजनेस मॉडल चलेगा ना क्या, वो हमने करी नहीं। अपने को आता नहीं, उसको आता नहीं। फिर दूसरा आदमी कौन आएगा? कंपनी सेक्रेटरी आएगा, वो लीगल आदमी है। फिर कॉस्ट अकाउंटेंट आएगा, वो कॉस्ट का आदमी है। फिर फाइनेंशियल एडवाइजर, ब्रोकर, बैंकर, ये सब आएंगे, ये सब धंधा मांगने आएंगे। बैंकर कहेगा अकाउंट खोल लो, ब्रोकर कहेगा डीमेट अकाउंट खोल लो, इंश्योरेंस वाला कहेगा इंश्योरेंस भेज। मगर अल्टीमेटली वो नहीं समझते सारे कि उसका बैंकर का डीमेट, बैंकर का अकाउंट कासा तब खुलेगा, या फ्लोट उसको तब आएगा, बैंक बैलेंस उसको तब आएगा, एफडी उसको तब आएगा, या ब्रोकर को डीमेट के ऊपर शेयर मार्केट में पैसा तब आएगा, या इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन तब आएगी, या म्यूचुअल फंड ब्रोकर को म्यूचुअल फंड की कमीशन तब आएगी जब इनका बिजनेस चलेगा। मगर कोई भी वो बात नहीं करने आ रहा, हर कोई क्या कर रहा है, सर धंधा दे दो। और जो बिजनेस ओनर है वो किसी से बेचारा पूछ भी नहीं पाता कि भाई धंधा जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं। और फिर ऐसा होता है कि फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है। सोचो इतना रिस्क टेकर आदमी है तो जिंदगी में परेशान ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि वो इतने लोगों को पाल रहा है, उसके इतने एम्प्लॉइज हैं, तो सबसे ज्यादा परेशान तो वही है। अगर सबसे ज्यादा परेशान वही है तो अपने ऊपर वो समय नहीं खर्चेगा, अगर वो अपने ऊपर समय नहीं लगाएगा तो उसकी जो लाइफ इम्बैलेंस है वो प्रभावित करेगी। और फिर जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो नेक्स्ट जनरेशन भी उतनी क्वालिफाइड नहीं आ रही। मेरे यहाँ पे कई भाई बंधु सीए भी हो सकते हैं, मेरी सीए से कोई नाराजगी नहीं है, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट बार बार बोल रहा हूँ, बट मैं एक विजन मिसमैच की बात कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे कई दोस्त यार हो सकते हैं इंश्योरेंस एजेंट हो, म्यूचुअल फंड ब्रोकर हो, कंपनी सेक्रेटरी हो,
कॉस्ट अकाउंटेंट हो, मैं एक जो समझ है वो ये है कि जब तक हमारी नॉलेज एंड एजुकेशन इन लाइन नहीं होगी, जब तक हमारा ग्लोबल विजन क्लियर नहीं होगा, हिंदुस्तान का विजन क्लियर नहीं होगा, हम बिजनेस ऑपरेशन वाइज तो चला पाएंगे मगर वो जूझते हुए चलाते पाएंगे। हम इस टाइम पे मर्सिडीज गाड़ी चलाने की कतार पे हैं हिंदुस्तान में, मगर हमने अगर रेड़े वाले को दे दिया मर्सिडीज गाड़ी तो भाई ठोका ठाकी करते हुए चलाएगा। जो आखिरी पॉइंट, एंड फिर आपका समय शुरू होगा, आखिरी कंक्लूडिंग पॉइंट ये है, अगर आप कोई भी ऐसे बिजनेस मॉडल में हैं जहां पे आप मिडलमैन है, ब्रोकर है, वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, ट्रेडर हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप ट्रेडर हैं, ब्रोकर हैं, मिडलमैन हैं, कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, ये सब आपका बिजनेस मॉडल ऑनलाइन चले जाएगा, डिजिटाइज चले जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चले जाएगा। और अगर आप इस मॉडल में नहीं है और आपका इन लाइन है वो 13 इंडस्ट्री के साथ, और अगर आप इन लाइन हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, प्रोवाइडेड फिर आपको दूसरा स्टेप लेना है, वो है फाइनेंस ग्लोबल विजन के साथ और टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन के लिए। यानी कि फाइनेंस ग्लोबल विजन के साथ और टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन के लिए। तो इसमें एक थर्ड जो चीज है, एंड फिर आई विल कंक्लूड, हम सारों के बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े होके बिजनेसमैन कहता है बच्चे को नौकरी करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है यार बिजनेस बहुत टफ है भाई, तेरे से नहीं हो पाएगा। आपको पता है जो नौकरी वालों के जो बच्चे हैं ना, वो पता है क्या कहते हैं? बिजनेसमैन बनूंगा। पता है क्यों? क्योंकि वो घर में देखता है नौकरी में पैसे ज्यादा नहीं आते। अरे यार कहां जा रही है इकोनॉमी? बिजनेसमैन का बच्चा कहता है नौकरी करूंगा, क्योंकि बिजनेस में भाई पैसे नहीं बचते हैं, या पैसे होते नहीं है, या टेंशन बहुत है, बापू अपने को समय नहीं देता है। और सर्विस क्लास का बच्चा कहता है मेरे को बिजनेस करना है, क्योंकि सर्विस क्लास में पैसे नहीं होते। दिक्कत बिजनेस या सर्विस क्लास में, दिक्कत अलाइनमेंट में है। दिक्कत अलाइनमेंट में कैसे है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम बच्चे को, जिसके भी बच्चे हैं, चाहे बिजनेसमैन का बच्चा है चाहे सर्विस क्लास का बच्चा है, पता है हम क्या कर रहे हैं? 8वीं क्लास के बाद उसको कुंडी लगा के कहते हैं भाई 10वीं के बोर्ड की तैयारी कर लेते, प्रेशर देते हैं उसको, प्रेशर। वो पता है 9-10th प्रेशर में जीता है कि 10th का बोर्ड सही क्लियर करना है, और 10th का बोर्ड जैसे ही क्लियर होता है उसको फिर प्रेशर अगला देते हैं, भाई 12वीं का बोर्ड चाहिए अपने को, 10वीं हो गई भूल जा, 12वीं का बोर्ड। 12th का बोर्ड जैसे क्लियर करता है, भाई ग्रेजुएशन, कॉमर्स का आदमी है तो एमबीए या सीए व्हाटएवर, इंजीनियरिंग का आदमी है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईआईटी वगैरह वगैरह। फिर प्रेशर, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रेशर, फिर नौकरी का प्रेशर या बिजनेस का प्रेशर। इतने बड़े प्रेशर कुकर में वो बच्चा 8वीं से प्रेशर झेलता हुआ आ रहा है, उसके बाद तुम फिर कहते हो उसको भैया शादी का प्रेशर, फिर शादी मसा करता है, फिर हम कहते हैं बच्चे का प्रेशर। इतने में क्या होगा? हम सोसाइटी को डिटरेट कर रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो उससे बच्चे पैदा नहीं होंगे, और अभी आप देख सकते हैं हो भी नहीं रहे हैं, इनफर्टिलिटी बढ़ गई है। वो कहता हमसे नहीं हो पाएगा बापू, अब बच्चा नहीं पैदा हो सकता। और कोई अगर कर भी रहेगा वो कहेगा भाई साहब हमसे पैदा हो गया, पल नहीं सकता, आप ही पाल दो। और यही हो रहा है आज के पेरेंट्स, जब फ्री होते होंगे वो फिर पोतों पोतियों को या धोतों धोतियों को बस पाल रहे होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का समय नहीं है, वो प्रेशर कुकर में। इससे क्या होगा भाई? हिंदुस्तान के पास एक ही तो चीज है, पैसा हमारे पास नहीं है, पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन की क्वालिटी खराब हो जाएगी तो आने वाले 15-20 साल के बाद हिंदुस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि ये सेशन सिर्फ आप सारे बिजनेस ओनर्स के लिए नहीं है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी है। अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अगर आपने सही नहीं चलाया तो सोचो हम बच्चे पैदा क्यों करते हैं? वंश चलाने के लिए। भाई क्या करेगा वंश अगर वंश प्रेशर में होगा? वंश का प्रेशर इतना अगर कर दिया कि उसका अंश ही ना बचा,
तो हिंदुस्तान क्या करेगा? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आपके सवाल मोस्ट वेलकम है। Just brilliant, Aman sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. So Aman sir, मैं सिर्फ दो तीन चीजों से सम अप करना चाहूंगा इस सेशन को, जो 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 मैंने पर्सनली सीखी। मैंने ये समझा कि अगर आप कोई भी हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप आपका टेक्सटाइल में दुकान है या आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस करते हैं, आपको इकोनॉमिक्स जरूर समझना पड़ेगा। अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं समझते और टेक्नोलॉजी नहीं समझते और अगर आपका विजन नहीं है, तो शायद आपको आने वाले 10 साल में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और ऊपर से उसमें उसमें से सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि इन की कोविड के बाद और रिसेंटली काफी टाइम से लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। फिर आप वो भले कोई कोर्सेज लेके करें या फिर दूसरों से सीखें, बट आपको जब आपका विजन ऐसे आएगा जब आप लर्न करेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ क्वेश्चन लेंगे फॉर नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि रेज हैंड का, तो मैं आपको यहाँ से अनम्यूट करूंगा और फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो वी विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। सो आई थिंक मयंक जिंदल और हितेश सराफ का एक क्वेश्चन है, तो मैं पहले मयंक जी को एक बार अनम्यूट करूंगा। ओके मयंक जी, आप अपने एंड से अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी वेरी मच इतना इंसाइटफुल सेशन लेने के लिए और सारी चीजों को एक कंपैरिजन करके सिखाने के लिए, कि मतलब सिर्फ ऐसा नहीं था कि इंडिया कैसा कर रहा है, बट इंडिया के साथ स्पेन ने कैसा किया, ऑस्ट्रेलिया ने कैसा किया, चाइना ने कैसे किया, उसको पूरा स्टोरी फॉर्म में बताने के लिए थैंक यू सर वेरी मच फॉर सच अ इंसाइटफुल सेशन। इट वाज प्रिविलेज हमारे सभी मेंबर्स की तरफ से कि आपने इतना इंसाइटफुल सेशन दिया। अब मेरा सर क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बताया कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज कैसे वर्क करेंगी, जैसे आपने कोल के बारे में बताया, स्टील के बारे में बताया कैसे कैसे शॉर्टेजेस आए और किस तरीके से इंडिया आगे प्लान कर रहा है। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो आपको लगती हैं कि बहुत ही आगे जाके फ्लरिश करेंगी या जिसकी डिमांड बहुत ही हाई लेवल पे रहेगी, आप अगर उस पर थोड़ी सी लाइट थ्रो कर पाए। और दूसरा मेरा एक बेसिक क्वेश्चन ये है स्मॉल बिजनेसेस के रिस्पेक्ट में, कि आपको क्या लगता है कि इनोवेशन और जो बहुत ही यूनिक यूनिक बिजनेसेस में है लोग, क्या वो लोग भी फ्लरिश कर पाएंगे इंडिया में आगे जाके? मैं अपना क्वेश्चन खत्म करता हूँ। थैंक यू सर। सो मैं आपको शेयर स्क्रीन करके, मेरे को शेयर स्क्रीन का ऑप्शन देना प्लीज। ये मैं आपको शेयर स्क्रीन इसलिए कर रहा हूं कि गूगल पे ही कई चीजों के हमें आंसर मिल जाते हैं। जैसे कि मैं शेयर स्क्रीन करता हूं और यहाँ पे सिंपल, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल कर दूं, गूगल पे गया और मैंने यहाँ पे पूछा कि PLI इंडस्ट्रीज या PLI स्कीम इंडस्ट्रीज, गूगल से पूछा। इसको अगर मैं खोलूं तो ये गवर्नमेंट ने बेचारी ने अपने खुद के उस पे बोल रखा है कि भाई ऑटो कंपोनेंट्स बना लो, कौन कौन से, एविएशन, केमिकल्स, मेडिकल डिवाइस, देख रहे हैं आप? यस यस। गवर्नमेंट बेचारी खुद ही लगी हुई है बताने के लिए कि क्या क्या हम करवाना चाहते हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं। ऑटोमोबाइल को क्लिक करो, एविएशन को क्लिक करो, केमिकल्स को क्लिक करो, ये सब कुछ वो बता रही है। ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो 13 इंडस्ट्रीज हैं, 13 इंडस्ट्रीज, इनके साथ कहीं पे भी अलाइन करें, ये 13 इंडस्ट्री के साथ, यानी कि इस 13 इंडस्ट्रीज के बाहर मत जाना। तो ये तो आपका आंसर हो गया कि 13 इंडस्ट्री कौन कौन सी चलेंगी। आई होप आपको आंसर मिलता है मयंक जी। दूसरा सवाल आपका जो पार्ट था कि जो न्यू एज इनोवेशन आ रही है, सिंपल है, इनोवेशन भी 13 इंडस्ट्रीज। अगर वो इनोवेशन कोई ऐसी इंडस्ट्री में ला रहा है जो कोई और इंडस्ट्री है, इन लाइन, देखो सिंपल है, वर्ल्ड की इन लाइन में हिंदुस्तान को चलना जरूरी है और हिंदुस्तान के इन लाइन में इंडस्ट्रीज को चलना जरूरी है। जीडीपी तभी चलेगी, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्रीकल्चर। और वो कैसे चलेगी? उसके इन लाइन में एजुकेशन होनी जरूरी है। यही सर्कल हो गया ना पूरा। मगर दिक्कत क्या आता है कि जो वर्ल्ड की जो विजन है, वर्ल्ड की विजन सबसे पहले किसको समझ आएगी? भाई टॉप 5-10 जो पावरफुल कंट्रीज है उनको समझ आएगी, लीडर्स को। फिर इंडिया का विजन किसको समझ आएगा? जो टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हिंदुस्तान के, उनको समझ आ जाएगा भाई ये मोदी करना क्या चाहता है, अपने को समझ आ गया। वो जो 10 को समझ आ गया, 10 को, उसके बाद जो बाकी जो 100 नीचे वाली जो
इमर्जिंग कॉर्पोरेट होंगे जो 1000-2000 करोड़ वाली टर्नओवर के, उनको 1-2 साल के बाद समझ आ जाएगा। और फिर उसके बाद वो कंपनी तो समझ आ जाएगा जिनकी 500 करोड़ की टर्नओवर है, यानी कि एमएसएमई में जो बड़ी वाली हैं। फिर उसके बाद अगले 2 साल के बाद समझ आएगा मीडियम वाले को। फिर उसके 2 साल के बाद समझ आएगा माइक्रो वाले को। तो माइक्रो वाले पता कब समझ आएगा? जब उसकी बंद होने की कतार पे होगी। तो पिछले 5-6 साल से जब ऐसा हो रहा होगा ना, वो गालियां ही दे रहा होगा, वो कहेगा पता नहीं समझ नहीं आ रहा यार। आप समझ रहे मयंक जी? तो माइक्रो वाला जब तक बेचारा जागता है, तब तक वो सूर्य भगवान जो है ना, वो 12 बजा चुके होते सुबह के। तो इसलिए आपको साथ में कोई ऐसा आदमी होना चाहिए, या आपकी खुद की एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि भाई जब वो ग्लोबल लीडर्स की मुलाकात हुई और उसका जब हिंदुस्तान का लीडर मिल के आया, बस तब तक समझ आ जानी चाहिए। चलो अगर तब भी नहीं समझ आया, हिंदुस्तान के टॉप इंडस्ट्रीज को, जब 10 इंडस्ट्रीज को समझ आया भाई, तब तो सब पक्का समझ आना चाहिए। क्योंकि अगर उसके बाद समझ नहीं आया ना, फिर समझने लायक ही नहीं रहेगा बंदा। तो पिरामिड ऑफ द टॉप पे होना पड़ेगा उसके लिए। पिरामिड ऑफ द टॉप ऑफ द ग्लोबल विजन। चाहे मैं धंधा उतना बड़ा ना करूं, मगर ग्लोबल विजन तो ले सकता हूं। अब इसका मैं कनेक्ट कर रहा हूं जो दीपेन जी ने क्रक्स बताया। दीपेन जी ने क्रक्स बताया कि भाई इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा है, मैं इसको थोड़ा और फाइन ट्यून कर देता हूं ताकि गलत ना चले जाए इंटरप्रिटेशन। इकोनॉमिक्स जो किताबों में पढ़ाई गई इकोनॉमी वैसे नहीं चलती है, यानी कि इकोनॉमिक्स भी चेंज हो गई है। तो हम क्या करते हैं दीपेन जी, हम फाइनेंस पढ़ते हैं किताबों से, राइट, और मार्केटिंग पढ़ते हैं फिलिप कॉटलर की किताबों से। हमारा बच्चा एमबीए मार्केटिंग करता है फिलिप कॉटलर। भाई बच्चे को मार्केटिंग तब आएगी जब वो धूप में गंजे को कंगी बेचने जाएगा। यस। मगर उसको मार्केटिंग सिखाते हैं भाई साहब फिलिप कॉटलर की किताब से। जब वो बाहर निकलता है वो कहता है मैं तो भाई पता नहीं क्या कर दूंगा, और उसे कुछ हो तो पाता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको पता होता है बेचना इंश्योरेंस है, खोलना डीमैट अकाउंट है। ऐसी फाइनेंस जो है लोग कहां से सीख रहे हैं आज के डेट में? किताबों से। हाउ टू बिकम रिच। हाँ, लिखने वाले ने किताब लिख दी भाई, वो तो रिच हो गया। फिर कई लोग हाउ टू बिकम रिच के अलावा भाई साहब कहां से देखेंगे? यूट्यूब की फ्री वीडियोस से। यूट्यूब में हर आदमी 2020 में भाई साहब यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गए। और तीसरा, कोर्सेज। अब ये कोर्सेज कराने वाला आदमी कौन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर्स कराने वाला आदमी खुद थ्योरेटिकल आदमी बेचारा। उसका विजन जानने के लिए क्या होएगा? सिंपल आंसर है जी, जब आपके पास नॉलेज ऑथेंटिक होगी ना, और जब ऐसे लोगों से जब आप मिलने जाएंगे और जब आप 5-6 सवाल ही करेंगे ना, आपको पहले ही समझ आ जाएगा इसको कितना आता है। बस वहीं से आप उठ जाएंगे, आप कहेंगे थैंक यू वेरी मच, कोर्स नहीं करना, थैंक यू वेरी मच, यूट्यूब का चैनल नहीं देखना, थैंक यू वेरी मच, ये किताब अपने को नहीं सुननी। राइट, राइट। और अमन सर, मैं ये चीज में लकी मानता हूँ कि हम सब सूरज जुगाड़ कम्युनिटी से एसोसिएटेड है, तो हमको काफी नॉलेज मिलता रहता है हमारे कम्युनिटी मेंबर से। यस, थैंक यू। सो नेक्स्ट मैं धीरज जिंदल को एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा। धीरज जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी धीरज जी। सर फर्स्ट तो बहुत अच्छा वंडरफुल सेशन है, बहुत नॉलेज मिला। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये है कि 7 लाख करोड़ बिलियन का अपने सिर्फ उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, 7 लाख करोड़ रुपए, 7 लाख करोड़ रुपए, हाँ रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो अपने इंडिया पे उधार कितनी है? इंडिया पे इंडिया की जीडीपी कितनी है? 200 लाख करोड़, 210 लाख। उसका 90% हमारा उधार है इस टाइम पे। ओके, यस। यानी कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो 90% है। मगर घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें से सारा डेट हमने बाहर से नहीं ले रखा। हमें पता है एक और चीज समझ आ गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि भाई बाहर से लोन लोगे ना तो जूते ज्यादा पड़ते हैं, हिंदुस्तानियों से लोन ले लो, बेटर है। जैसे कि आपके घर को खर्चा ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो आप क्या करते थे? पहले आप बाजार से लेकर आते थे लोन, तो बाजार में थू हो जाती थी। अब आपको समझ आई भाई पहले रिश्तेदारों से लेते थे, चाचा से, मामा से, घर के भाई बहन से, तो वो घर बाहर बात नहीं जाएगी। तो अब हमारा डेट हिंदुस्तान के लोगों से भी है, राइट। तो इसलिए उस डेट के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं है, राइट। ओके, ठीक है ना। बाहर का डेट हमने काफी हद तक कम कर दिया है, यानी कि फॉरेनर्स को हमने डेट उतार दिया। और इसका एक और फायदा है, जब हम फॉरेन से डेट लेने जाते थे ना, वो पता क्या कहते थे? भाई डेट तो हम तभी देंगे जब डोमिनोज हिंदुस्तान में खोलोगे, मैकडॉनल्ड्स हिंदुस्तान में खोलोगे, लेवाइस हिंदुस्तान में खोलोगे। हम कहते हैं भाई तेरी कंपनियां खोलूंगा तो मेरी कैसे चलेगी, ठीक है ना।
एंड सर सेकंड क्वेश्चन मेरा स्टॉक मार्केट रिलेटेड है। मैं आज से 5 साल के विजन में ये देख रहा हूँ कि निफ्टी 22-23 हजार पे जाएगी, तो मैं ये विजन सही देख रहा हूँ? निफ्टी में पैसा लगाते हो? पहले तो मेरा सवाल ये, निफ्टी में पैसा लगाते हो? कोई आदमी निफ्टी में पैसा लगाता है? निफ्टी में नहीं लगाता, पर निफ्टी से पूरा मार्केट सर्कुलेट होता है ना। बस यही समझ आपको चेंज करनी है। देखो ये समझ कहां से ली? यूट्यूब से, किताबों से, टीचर से, ट्रेनर से, ब्रोकर से, बैंकर से। निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज है। यस। बाजार में 5000 कंपनियां हैं। टॉप 50 कंपनीज चेंज होती रहती हैं। निफ्टी बड़े या घटे, निफ्टी कंपनीज चेंज हो जाती हैं। पहले अंबुजा था, आज अल्ट्राटेक है। पहले यस बैंक था, आज कोटक है। आप समझ रहे हैं? यानी कि निफ्टी का जो हेर फेर है वो चेंज होता रहता है। तो इसलिए निफ्टी के ऊपर जो आप स्पेकुलेशन की बात कर रहे हैं कि निफ्टी टूटेगा, जो भी है, मैं अभी उस पर नहीं आ रहा कि टूटेगा या बढ़ेगा। अगर पॉइंट है, एक चीज याद रखना, हर इश्क का एक वक्त होता है। ऐसे ही हर एसेट क्लास का भी एक वक्त होता है। सारे एसेट क्लास खत्म नहीं हो सकते एक ऐसे देश में जहां पे हर देश पैसा लगाना चाहता है। हम एक ऐसे घोड़े हैं जिसके ऊपर हर देश पैसा लगाना चाहता है, और साथ में यही एक ऐसा देश है जहां पे डोमेस्टिक कंजम्पशन है। 18 से 35 साल की उम्र के लोग 70% लोग हैं। दो चीजें अपने पास, बाहर के सारे देश हिंदुस्तान के ऊपर पैसा लगाना चाहते हैं, और हमारे पास डोमेस्टिक पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यंग है। तो ऐसी यंग पॉपुलेशन में सारे एसेट क्लासेस टूट नहीं सकते। हमारा हाल अर्जेंटीना, ब्राजील, टर्की, इंडोनेशिया, वेनेजुला, आयरलैंड, स्पेन जैसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये कि मार्केट या बॉन्ड मार्केट, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, व्हाटएवर, सारे इकट्ठे तो क्रैश नहीं कर सकते। पहला पॉइंट ये हो गया। अगर सारे इकट्ठे क्लैश नहीं कर सकते, यानी कि सारी इंडस्ट्रीज इकट्ठे क्रैश नहीं कर सकती। अगर सारी इंडस्ट्रीज इकट्ठे क्रैश नहीं कर सकती, सारे शेयर कैसे इकट्ठे क्रैश कर सकते? तो अगर सारे शेयर इकट्ठे क्रैश नहीं कर सकते, तो पोर्टफोलियो में हमेशा आपके शेयर्स चेंज होते रहने चाहिए, आपके म्यूचुअल फंड चेंज होते रहने चाहिए, आपके बॉन्ड्स चेंज होते रहने चाहिए, आपकी रियल एस्टेट चेंज होती रहनी चाहिए। मगर वो चेंज करने के लिए कौन चाहिए? नॉलेजेबल आदमी। मगर हमसे कौन मिलता है? ब्रोकर। ब्रोकर क्यों नहीं चेंज करता? उसको ट्रेल कमीशन आती है। कौन मिलता है? बैंकर। वो भी कौन है? ब्रोकर। उसको क्या मिलता है? ट्रेल कमीशन आती है। हमारे पास और कौन आता है? इंश्योरेंस एजेंट। वो भी क्यों नहीं चेंज करता? उसको भी ट्रेल कमीशन आती है। तो मैं ये नहीं कह रहा, कई मेरे भाई बंधु ब्रोकर यहाँ पे हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, मगर पॉइंट है उनको भी सुधरना पड़ेगा। उनको भी समझना पड़ेगा कि ब्रोकिंग से, ऐसे ट्रेल कमीशन से धंधा नहीं चलेगा। और क्लाइंट को भी क्या समझना पड़ेगा कि भाई ब्रोकर के ऊपर डिपेंडेंसी, यूट्यूब के ऊपर डिपेंडेंसी से शेयर मार्केट में पैसा या रियल एस्टेट में पैसा या इक्विटी में पैसा या बॉन्ड में पैसा नहीं बने। हाँ, कैसे बन गया 2021 में? क्योंकि इतना पैसा छपा, सारे घोड़े गधे चल पड़े। तो लोगों ने कहा भाई हर कोई चौधरी है, जैसे 2007-8 में हुआ था। तो 7-8 में जब सारे हर कोई चौधरी बन गए थे ना, उन सारे चौधरियों को मार्केट ने बताया भाई अब मैं बताती हूँ तुम कितने चौधरी। 8 से लेके 19 तक उनको नाचाया कि नाच। तो नाचते चले गए 8 से 19। इसलिए जब वो नाचते हैं ना 8 से 19, तो पता है क्या, एक राग लापते हैं। राग आता है लॉन्ग टर्म हुन में। तो लॉन्ग टर्म आदमी अपनी इच्छा से नहीं बना, मार्केट ने उसको इतना पीटा कि वो लॉन्ग टर्म बन गया। यानी कि आदमी को जब लॉस होता है ना, वो लॉन्ग टर्म बन जाता है। और फिर दूसरा नाच, पता क्या नचाती है मार्केट? कि भाई हाँ लॉन्ग टर्म से समझ आया तेरे को, अब ऐसा कर तू एवरेज भी कर। तो एवरेज करता रहता है, एवरेज करता रहता है, एवरेज करता रहता है। जिस दिन वो एवरेज खुद हो जाता है ना, उस दिन मार्केट कहती है अब तू बाहर। जब वो शपथ ले लेता ना, आई शपथ आज के बाद कभी मार्केट में नहीं घुसूंगा, बस उसी दिन फिर मार्केट चलनी शुरू होती है। यानी कि इसका मतलब मार्केट को समझना जरूरी है। मार्केट माँ है, हम मार्केट को नहीं समझते, हम यूट्यूब को समझते हैं। अगर आपको अमन के बारे में पूछना है तो मोहित से मत पूछना, अमन से पूछो। हम मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, मार्केट से नहीं पूछते। हम किससे पूछते हैं? यूट्यूबर से या किसी और सज्जन से। भाई मार्केट का क्या लगता है? उसको क्या पता है यार, वो तो ब्रोकर है, बैंकर है। या टीवी वाले से पूछेंगे। खुद सीखो। सीखने का शौक है तो आप मोहित जी से टच बेस कर सकते हैं। हम एक इनिशिएटिव हमने शुरू किया, पोर्टफोलियो एजुकेशन, जिसमें हमने कहा भाई आओ आपको सिखाते हैं, आपको मार्केट देखना सिखाते हैं। और 3 महीने जुड़ के देखो, आंखें खुलेंगी तो जुड़े रहना, नहीं खुलेंगी तो इसी फोरम पे आके बोलना सर मजा नहीं आया। श्योर सर, श्योर। यानी कि 3 महीने आंखें खुल जाए कि यार मार्केट देखना समझ आ गया,
तो इसी फोरम में बोलना कि भाई सारों को पक्का 3 महीने एटलीस्ट, और अगर नहीं समझ आया इसी फोरम में बोलना नहीं मजा आया सर, नहीं कुछ नहीं समझ आया, पता नहीं क्या बोलते रहे आप, बोलते बड़ा अच्छा, समझ कुछ नहीं आया, ऐसा बोल देना, मगर 3 महीने इस विजन में चल के देखो, ठीक है ना? पक्का सर, थैंक यू सर। असल में क्या है, हम दीपेन जी, असल में क्या है, हम सब ना पैसा लगाते हैं मार्केट में, पैसा लगाते हैं बिजनेस में, बस थोड़ा सा पैसा अपनी नॉलेज में लगाना है। यस, हम अगर थोड़ा सा पैसा नॉलेज में लगा लेंगे तो जितना पैसा हमारा लॉस होने वाला है ना, या हो चुका होता है, या जो हमें लॉन्ग टर्म बना देता है या एवरेज कर देता है ना, हम वो बच जाएंगे बस। यस, और आई थिंक ये शायद किसी का कोट भी है कि इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। हाँ, बट नॉलेज भी कहाँ, यूट्यूब वाली नहीं, फ्री वाली किताबें नहीं, कोर्स नहीं। यस, मैं ये नहीं कह रहा मेरे से करो, आप किसी से भी करो, उसका प्रोफाइल देख के करो कि भाई उसको समझ आता है, बस समझ आता है, और वो ब्रोकर नहीं है। 2 चीजें, उसका प्रोफाइल, नॉलेज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, और दूसरा ब्रोकर नहीं होना चाहिए। राइट, तो अभी हम आई थिंक 2 से 3 ही क्वेश्चन ले पाएंगे। पहले मैं हितेश जी को एक बार अनम्यूट करता हूँ। हितेश जी, यस, पूछिए अपना क्वेश्चन। या थैंक यू अमन सर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। और मेरा क्वेश्चन जो है वो है स्टार्टअप से रिलेटेड, कि अभी प्रेजेंटली हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स है और दे आर गेटिंग इमेंस फंड, मतलब बहुत ज्यादा पैसा उनमें फ्लो किया जा रहा है, जितना हमें भी डाउट है कि वो उतना फ्यूचर में रिटर्न दे पाएंगे, राइट? तो उनके बारे में आपका क्या स्टैंड है कि स्टार्टअप का इंडिया में क्या फ्यूचर रहेगा, खास करके बिकॉज दे मोस्टली बिलोंग टू द सर्विस इंडस्ट्री क्लब। एंड सेकंड, एक छोटा सा इंसाइट अगर आप एडटेक के बारे में भी दे पाए कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो जैसे बायजू है या वेदांतु है, व्हाट्स योर इंसाइट अबाउट इट? दैट्स, थैंक यू सो मच। आपके बाद 3 सवाल हैं या 4 सवाल हैं लोगों के, तो आई थिंक मैं अज्यूम करता हूँ हर एक के ऊपर 5 मिनट और लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नेक्स्ट सेशन 9 o'clock है, तो मैं सारों के सेटिस्फैक्टरी आंसर करना चाहूंगा। अब देखो, उसके बाद हैंड रेज अगम जी ने किया, मेरे को नहीं पता कि आपको जस्टिफाई कर पाऊँ नहीं कर पाऊंगा, बट मैं कोशिश करता हूँ। तो पहला आपका सवाल हितेश जी, इस सवाल में सबसे पहले आप ये समझो कि स्टार्टअप्स की पैदाइशी अभी रिसेंटली क्यों हुई, क्योंकि इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा था, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी मतलब एंटरप्रेन्योरशिप ड्रिवन इकोनॉमी, यानी कि जहां ऑपोजिशन कहती है भाई नौकरियां नहीं लग रही, तो मैं तो कह रहा हूं नौकरियां उसकी कैसे लगेंगी जब वो उस इंडस्ट्री के लिए नौकरी वाला बना है, जो इंडस्ट्री वैसी खत्म हो रही है, तो नौकरियां तो जानी है। तो यहां से न्यू इंडस्ट्रीज इवॉल्व हो रही है, और न्यू इंडस्ट्रीज का मतलब न्यू एजुकेशनल या आईटी टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, जितने भी हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं। तो यानी स्टार्टअप्स इसलिए पैदा हुए क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी, गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा लोग एंटरप्रेन्योर्स बने, ताकि ज्यादा लोग जब एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे तो नेक्स्ट सेट ऑफ जॉब्स पैदा होंगी, नेक्स्ट सेट ऑफ जॉब्स के लिए नेक्स्ट सेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पैदा होंगी। इसलिए मैंने बोला कि ये डिसरप्शन वाला स्टेज था 2014 से लेकर 2020, उससे पहले ऐसा नहीं था। अब यहां पे दिक्कत कहां पे आई, इतने जो स्टार्टअप्स बने, तो अल्टीमेटली हमें जो दिखते हैं ना, वो हमें दिखते हैं कि सारे ही स्टार्टअप्स चले होंगे, मगर 99% फेल होते हैं, 1% चलता है। अब ये जो स्टार्टअप्स जो चलते हैं ना, इसमें बड़ा कैच है इसके ना, ये वो स्टार्टअप्स चलते हैं जिनका कॉन्टेक्ट्स अच्छे होते हैं, जो क्या करते हैं, एक बड़े आदमी से पैसा इंजेक्ट करा लेते हैं। बिजनेस मॉडल चाहे अच्छा हो या ना हो, अच्छा हो तो बहुत बढ़िया, अच्छा हो या ना हो मैं उसकी बात कर रहा हूं। फिर उस बड़े आदमी को कहते हैं कि इसको मीडिया हाइप क्रिएट कर दे, तो मीडिया हाइप क्रिएट हो जाता है मीडिया चैनल्स पे, उस पर थोड़ा और चढ़ावा चढ़ जाता है। मैं इनडायरेक्ट वे में ये कह रहा हूं, मोस्ट ऑफ दी स्टार्टअप्स जिनमें ज्यादा वजूद नहीं है, चाइना द्वारा फंडेड है। क्यों? इनिशियल फंडिंग चाइना ने इसलिए करी कि इन स्टार्टअप्स को उभरता हुआ सितारा दिखाते हैं, मीडिया में दिखाएंगे सॉफ्ट बैंक ने पैसा लगाया, चाइना में से ऐसा पैसा लगा। जब वो पैसा लगता है तो कई और लोग भी उसमें कूद पड़ते हैं, जब वो कई और लोग कूद पड़ते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जिनको समझ होता है, फिर मीडिया में आता है कि इसका आईपीओ आ रहा है। बस आईपीओ का मतलब है आम आदमी के हाथ थमा दो ये थैला, और इस थैले में निकलना कुछ नहीं है। तो आम आदमी आईपीओ में दबा दबा के लगाता है, और वो सारे लोग बेच के निकल जाते हैं, आम आदमी पीक पे खरीदता है, और भाई साहब वो डाउनफॉल शुरू हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे आईपीओ ऐसे हैं, बट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप मोस्ट ऑफ द आईपीओ देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द आईपीओ में सारे प्रोमोटर्स ने अपना शेयर बेचा है। भाई अगर तुम्हारा बिजनेस था, तुम्हें उसके ऊपर फेथ था, तो अड़े रहता ना यार, मगर तू ही अपना शेयर बेच रहा है।
वो अगर बेचता, सॉफ्ट बैंक बेचता, बड़ा आदमी बेचता, बेचने दे, क्योंकि उसको तो निकलना है। मगर तू तो प्रमोटर है यार, तेरा तो बिजनेस आइडिया था यार, क्यों बेच रहा है? ये कहीं ना कहीं डाउट देता है कि अगर प्रमोटर बेच रहा है ना, तो फिर तो मैं कहूंगा फिर तो इसमें बहुत बड़ी गेम है, जो आज नहीं समझ आएगी, जो बाद में समझ आएगी। दूसरा पार्ट आपका आंसर, एजुकेशनल टेक। इंडिया में हर एक को पता है कि बच्चे के ऊपर हर आदमी पैसा खर्चेगा, तो बच्चे को पैसा खर्चेगा यानी कि एजुकेशन विल गो फॉर अ डिसरप्शन। तो एजुकेशन डिसरप्शन पे जाएगी, और टेक्नोलॉजी से बड़ी डिसरप्शन कोई और ला नहीं सकता, इसलिए एडटेक चल रहा है। मगर चाइना ने क्या किया, चाइना ने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनीज थी, टेंसेंट से लेके, देबू से लेके, बाइडू से लेके, कई ऐसी ऐसी कंपनी जो थी, उन सारी कंपनीज में डिसरप्शन ले आया। क्यों? चाइना ने वन फाइन डे कह दिया, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होंगी, और जितना भी इनके पास डाटा होएगा, ये डाटा लीक नहीं होएगा। मैं ऐसा इंडिया में नहीं तो देखता, ऐसा देखता नहीं हूं मैं, मगर मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये तो समझना जरूरी है कि महंगाई हर आदमी की पॉकेट से जो चुभती है, वो मेजरली कहां चुभती है? एक बच्चे की एजुकेशन, और एक हेल्थ, और तीसरा रियल एस्टेट। तीन ही चीजें हैं ना। हम सारे लोग मेहनत कर रहे हैं महंगाई से ज्यादा कमाने की। महंगाई कम कर दो तो कमाना कम भी होएगा, तब भी चलेगा। मगर महंगाई बढ़ाते रहोगे तो कमाना हमें और ज्यादा चाहिए होगा, हमें हर साल सैलरी पैकेज ज्यादा चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा चाहिए, क्योंकि महंगाई ज्यादा है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए तीन चीजें कंट्रोल करनी पड़ेंगी। एजुकेशन सरकारी माहौल में ऐसी दे दो जो क्वालिटी बेस्ड हो, ताकि प्राइवेट कंपनीज, एजुटेक, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्कूल इतने महंगे ना हो पाए। हेल्थ केयर फैसिलिटी सरकारी अस्पताल में ऐसी कर दो कि भाई साहब क्वालिटी क्लास हो, जो वर्ल्ड में होती है, यूएस में, कनाडा में, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत। और तीसरा रियल एस्टेट, रियल एस्टेट को इतना स्ट्रीमलाइन कर दो कि भैया ये जो कच्चे वाला माल है, इसको अगर हम कम कर दे तो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी ना। इन तीन के ऊपर काम हो रहा है, अगले 10 साल में आपको चेंजेस होते हुए दिख जाएंगे। Thank you so much, sir. I guess very greatly explained all the every question. Thank you so much. Great question. Thank you हितेश जी। So अभी मैं तेजल जी को अनम्यूट करना चाहूंगा। तेजल जी, आप प्लीज अपने एंड पे अनम्यूट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। इसके बाद मैं काबिश जी आपको अनम्यूट करता हूँ। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, जय हिंद। सर थोड़ा मजा नहीं आया क्योंकि बॉलीवुड सॉन्ग से आपने स्टार्ट नहीं किया। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। अब मैं इंश्योरेंस सेक्टर बिलोंग करती हूँ, और मेरा क्वेश्चन, मैं आपसे ये एडवाइस लेना चाहती हूँ कि कई एजुकेटेड लोगों के पास भी टर्म इंश्योरेंस होता ही नहीं है। तो मैं, और आपकी टर्मिनोलॉजी भी इतनी इजी थी, तो बहुत ग्राउंड लेवल की थी, तो काफी सारे लोगों को समझ में भी आया होगा। ऑल्दो कि हम तो बिलोंग करते हैं तो हमें तो समझ में आता है, लेकिन बहुत ही अच्छा आपका सेशन रहा। मैं ये आपसे यह एडवाइस चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से कन्विंस कर सकती हूँ, ऑल्दो कि काफी सारे फैक्टर्स मैं भी यूज करती हूँ, और नॉलेज, एजुकेशन, ये मेरा, मैं इसमें बिल्कुल पीछे हट नहीं रह कर रखती हूँ कि भाई मुझे, अगर मुझ में नॉलेज है तभी मैं किसी को कन्विंस कर सकती हूँ। और वो नॉलेज मैं ऐसे, मैं रंजन सर की भी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो कुछ ना कुछ तो मैं लेके ही निकलती हूँ कि मैं अपने आप में क्या इम्प्लीमेंट करूँ और मैं क्या बेस्ट दे सकूँ। तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के पास भी टर्म इंश्योरेंस होता ही नहीं है, और वो चाहते भी नहीं है। ये मेरा सवाल इसलिए है कि आपने यही बोला कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं, तो उस पर आप कुछ फोकस कर सकते हैं प्लीज। मैं इसको 3-4 भाग में बांटता हूँ। जी सर। पहला भाग ये है कि टर्म इंश्योरेंस लाइफ की कवरेज के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर एजेंट से लेना इंपॉर्टेंट नहीं। अब यहां पे मैं इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि जितने भी एजेंट्स हैं, से फॉर एग्जांपल आप शायद LIC से बिलोंग करते होंगे, मोहित भाई भी LIC से बिलोंग करते हैं, जितने भी एजेंट्स हैं जो LIC से बिलोंग करते हैं, मैं आपके लिए फूड फॉर थॉट दे रहा हूं। हम LIC के बारे में बहुत अच्छा सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, मगर मैंने मोहित जी को आज से 5-6 साल पहले कहा था कि जब LIC का IPO आएगा, तब किसी को नहीं पता LIC का IPO आएगा, और आज आ रहा है। और मैं आज ये कहना चाहता हूं आपको, आने वाले समय में
हर चीज ऑनलाइन होगी LIC के साथ डायरेक्टली। आपके सारे प्रोडक्ट्स, अक्षय से लेके आनंद, लाभ से लेके उमंग, सब आपके ऑनलाइन होंगे। और उस टाइम पे आप ही का जो LIC के जो बैक ऑफिस टीम होगी वो आपके रिन्यूअल कस्टमर्स को डायरेक्टली बोल रही होगी कि आपके एजेंट के थ्रू कराओगे तो इतनी कमीशन जाएगी और आपका प्रोडक्ट इतना महंगा होगा, आप डायरेक्ट लोगे तो आपको इतना सस्ता मिलेगा, जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हो चुका है। उस दिन कस्टमर को समझ आएगा कि यार मेरे को LIC के ऊपर भरोसा है, मुझे एजेंट के ऊपर नहीं है। यानी कि वो प्रोडक्ट लेगा LIC से डायरेक्ट लेगा, उसमें कोई डिनायल नहीं है, मगर वहां पे फिर एजेंट क्या करेगा उस पे मैं बाद में आता हूं। तो इसका मतलब ये, हम टर्म इंश्योरेंस बेचने नहीं जाते, हम पता क्या बेचना चाहते हैं, हम बेचना चाहते हैं कन्वेंशनल प्रोडक्ट जहां पे हमें कमीशन अच्छा मिले। इसलिए हम समझाना नहीं चाहते, हम कन्विंस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी रोजी रोटी वो है। टर्म इंश्योरेंस बेचने जाओगे सामने वाला पक्का लेगा, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस की तो कॉस्ट ही नहीं है। मगर हम टर्म इंश्योरेंस नहीं बेचा जाते, हम टर्म इंश्योरेंस ना उसको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, और फिर हम उसको कहते हैं सॉवरेन गारंटी है, बॉन्ड है, वगैरह वगैरह। ये हो गया एक फेज, यानी कि किसी भी आदमी के पास आप टर्म इंश्योरेंस लेके जाएंगे पक्का लेगा। टर्म इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट, यूलिप, कन्वेंशनल कोई भी प्रोडक्ट लेके जाएंगे वो नहीं लेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसका इंटरेस्ट एरिया नहीं बैठेगा। क्योंकि माइंड साइकोलॉजी आज हर आदमी इतना क्विक है कि लॉन्ग टर्म की तरफ बैठना नहीं चाहता है। अब आते हैं दूसरे फेज पे, जो आपने एग्जिस्टिंग पॉलिसीज बेची हैं, और आप कह रहे होंगे कि आपने एजुकेशन के साथ बेची हैं, मगर एजुकेशन का मतलब वो शायद हमने अभी डिस्कस नहीं किया, और वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ऑफ द टॉप हो जाएगा, अभी हम इंडस्ट्री के रिलेटेड बात कर रहे हैं। बट एजुकेशन वही है जहां पे अगर आप ये मेरे को कह पाए कि आप पोर्टफोलियो के अंदर बीटा निकाल सकते हैं, आप पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, आप पोर्टफोलियो का शार्प रेशियो निकाल सकते हैं, एंड आई एम डेड श्योर आप भी नहीं निकाल सकते हैं, और आपके सो कॉल्ड ट्रेनर्स भी नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि आपके जितने भी ट्रेनर्स हैं जिनका आप नाम लेना चाहते हैं और जितने मैं जानता हूं, वो सारे ट्रेनर सिर्फ डांस अच्छा करवा सकते हैं, वो अच्छी मोटिवेशन टॉक दे सकते हैं, वो बहुत बढ़िया मूवी के पत्ते खोल सकते हैं, मगर उनसे अगर वाकई में नॉलेज की बात करें तो मैं आपके इंडिया के जो टॉप के जो ट्रेनर्स हैं, जो आपकी इंडस्ट्री के, मैं सब जानता हूं और सब समझता हूं। उन्होंने भी रिसेंटली फाइनेंस पढ़ाना इसलिए शुरू किया क्योंकि उनको लगा कि यार अमन ने इतना इनको फाइनेंस का ज्ञान दे दिया है कि अल्टीमेटली अगर हम नहीं बोलेंगे हमसे दूर हो जाएगी। तो इसलिए ऑथेंटिक नॉलेज लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने दिपिन जी को आंसर दिया। तो इसलिए मैं आपको अभी आंसर यहीं पे क्लोज करता हूं, हम इसको फिर कभी आराम से फर्दर टेकअप कर लेंगे। अमन जी और तेजल जी, मैं आपको जस्ट एक छोटा सा बताना चाहूंगा। मैंने कल ही अपना टर्म प्लान लिया। सो एक्चुअली मैं भी फाइनेंशियल प्लानिंग और पर्सनल फाइनेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, सो आई अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और मुझे भी यही लगता है अमन जी पर्सनली कि आप किसी को टर्म इंश्योरेंस बताएंगे तो शायद वो पक्का लेगा, पक्का लेगा। राइट, क्योंकि 1 करोड़ का शायद प्रीमियम ही शायद 25-30 हजार हार्डली आएगा। कुछ भी नहीं है। और बेस्ट पार्ट ये, अगर सोचो, मैं तो बोला ना, अगर कल को LIC डायरेक्ट बोलेगी ना तो क्लाइंट खुद लेगा। क्लाइंट क्या LIC दे रही है ना, कोई बीच में कोई और आदमी नहीं है, ऑनलाइन डायरेक्ट LIC के पोर्टल पे जाके मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का देगा। और यही प्लान है LIC का। राइट। इसलिए तेजल जी, एक लास्ट जो वर्ड है वो ये है कि while LIC is a wonderful company and we can always be proud of LIC in front of the clients, but point is clients love LIC for their product, but हमारा रोल कैसे होगा? क्योंकि वो तो आपको बाईपास कर देगा। तो आप जहां LIC के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो LIC का डेवलपमेंट ऑफिसर को सैलरी आ जाएगी, SBA को सैलरी आ जाएगी, ब्रांच मैनेजर को सैलरी आ जाएगी, मगर आपको तो तभी आएगा जब माल बिकेगा, और माल तो ऑनलाइन बिकेगा, फिर क्या करोगे? वहां पे आपको सोचना है। तो हमको ये सोचना है कि वैल्यू कैसे क्रिएट करना है। वैल्यू, यही मैंने बोला, वैल्यू एडिशन, वैल्यू कैसे क्रिएट करना है। यस, सो आई थिंक सर वी विल टेक द लास्ट क्वेश्चन। इट्स 8:45, सो कावी जी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी, हाँ सर जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी कावेश जी, आवाज। हाँ, एक्चुअल में क्या है, मेरे बेटे का नाम कविश है, मेरा नाम आनंद अग्रवाल है। अच्छा आनंद जी, ठीक है जी। ज्यादा यूज करता नहीं हूँ, बेटा यूज करता है। सर मेरा क्वेश्चन एक उसी की एजुकेशन से रिलेटेड है कि जैसे 11th-12th के बाद में हम अभी के जैसे सिनेरियो में, जो चेंजिंग सिनेरियो है, उसमें हम कौन सा उसके लिए करियर या जैसे प्रोफेशन के हिसाब से हम उसका एजुकेशन सिलेक्ट करें? मेरे को लगता है बच्चों के लिए एक अलग सेशन आई थिंक मोहित जी प्लान कर रहे हैं, वहां पे हम इसके ऊपर फिर दोबारा ले लेंगे चाहे, बट फिलहाल के लिए आपको यूं
शायद 1-2 मिनट में यूं आंसर दे सकता हूं मैं, बच्चे का पैशन कहाँ है? हम पैशन को मार रहे हैं। हमने 8वीं क्लास के बाद वो जो मैंने सिंबॉलिक वर्ड यूज किया था ना, 8वीं क्लास में उसको कुंडी लगा दिया, उसको बाहर जाने नहीं दिया, तो उसका पैशन ही खत्म हो गया। वो जो करना चाहता है जिंदगी में खत्म कर दिया हमने उसको कुंडी लगा के सिर्फ एक ही टारगेट दिया, 10th का बोर्ड चाहिए बॉस में। क्योंकि इंडिया में हम प्लम्बर, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन बनाना नहीं चाहेंगे, मगर यही बच्चा हमारा जब कनाडा जाएगा यही काम करेगा, और वहां पे हम इसलिए बोझफुल कहते हैं कि भाई साहब वहां पे डॉलर में कमा रहा है। अरे इंडिया में इतनी सोसाइटीज बनेंगी, प्लम्बर चाहिए, एमबीए इन प्लम्बिंग आएगी आने वाले समय में, आप देखना, एमबीए इन इलेक्ट्रिशियन आएगा, एमबीए इन एलिवेटर इंजीनियरिंग आएगी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पहले उसका पैशन आइडेंटिफाई करो, पॉइंट नंबर 1। इट कैन बी कुकिंग ऑल्सो, इट कैन बी इलेक्ट्रिकल स्टफ ऑल्सो। दूसरा पॉइंट ये है, चाहे आप कोई भी पैशन उसका जो परस्यू करवाएंगे, हर बच्चा, चाहे टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, नॉन मेडिकल, मेडिकल वगैरह वगैरह, हर बच्चे को ग्लोबल इकोनॉमी और मार्केट सिखाओ, क्योंकि अगले 25-30 साल ना वर्ल्ड में फाइनेंशियल वर्ल्ड चलेगा। 1990 में इंजीनियरिंग का वर्ल्ड था, 2020 में फाइनेंस का वर्ल्ड। तो अपने बच्चे को इसकी नॉलेज पक्का दो, क्योंकि वो कहीं पे भी जो भी नौकरी, काम, बिजनेस करेगा ना, जो पैसा कमाएगा, तो पैसे को मैनेज करना सबसे टफ होगा, क्योंकि आदमी अल्टीमेटली मशीन बन जाएगा। जब तक पैसा कमा रहा होगा तब तक चल रही होगी उसकी जिंदगी, क्योंकि उसको मैनेज नहीं करना आता होगा, और अगर मैनेज नहीं करना आता होगा ना, तो अल्टीमेटली वन फाइंड खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट हमने एक सारथी करके एक इनिशिएटिव शुरू किया, सारथी फॉर किड्स। मोहित जी से आप डिटेल लेना। सारथी फॉर किड्स में हम बच्चों को फ्रॉम 12 इयर्स ऑफ एज, 12 से जो 12 साल के बच्चे हैं, हम उनको आसान भाषा में मार्केट, इकोनॉमी समझा रहे, ताकि सीखे। जैसे कि बड़े लोगों के लिए जो मार्केट से शौकीन है, उनके लिए पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विस है, ऐसी बच्चों के लिए हमने सारथी फॉर किड्स है। पॉइंट यह है कि इस चीज पे डायरेक्शन में हमें आई थिंक सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर हमने उसको वही क्वालिफिकेशन दिलवाई जो हिंदुस्तान का हर पेरेंट दिलवा रहा है, नहीं चलेगी। सीए करवाओगे नहीं चलेगी, सीएस करवाओगे नहीं चलेगी। हर आदमी क्या करता है, कॉमर्स का मतलब सीए, नहीं चलेगी। आई होप आनंद जी मैंने आपको ज्यादा शौक तो नहीं दिया ना? नहीं सर, शौक की बात नहीं है, बस वही है कि उसका पैशन आइडेंटिफाई भी कैसे करना है, फिर वो आपसे जुड़ेंगे तो फिर धीरे धीरे समझ में आएगा सर। राइट। अब डेफिनेटली एक्सप्लोर करना है एक बार सारथी, जो भी सर ने बताया, एंड आई थिंक आपको काफी वैल्यू मिल सकता है। सो सर, वुड यू लाइक टू टेक लास्ट क्वेश्चन और वी शुड वाइंड इट अप? वी कैन डू इट टिल 8:57। कोई बात नहीं, अपने को 3 मिनट बस पानी पी के फिर मैं नेक्स्ट सेशन में घुस जाऊंगा। क्या बात है सर, हेड्स ऑफ टू योर डेडिकेशन। नहीं क्वेश्चन। So I'll just unmute Agam. Yeah. Agam, you can go ahead. I think CA हैं, पहले तो लोग गालियाँ निकालेंगे। Hello sir. Hello Agam. It was an amazing session. Thank you Suraj Jugad and thank you Mohit ji for inviting me. हाँ, आप म्यूट हो गए। अगम आप म्यूट हो गए, आपको अनम्यूट करना दोबारा। Okay. हाँ, मैं ऑलरेडी सर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड यूटीआई के थ्रू कर रहा हूँ, तो वो 10% जैसा वो होता है, बस बाकी वो है। सर बेसिकली मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि सर आई एम ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपका तो मैं अभी 6 महीने से आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो उसके पहले से एक्चुअली मैं सबको यही मतलब मेरा इंट्यूशन भी था और मेरा स्टडी भी था कि भाई ये अभी चेंजेस आ रहे हैं कि जॉब्स जा नहीं रहे, एक्चुअली जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं, इसलिए जॉब जा रहे हैं। तो सर एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी जो प्रैक्टिस है वो कम हो रही है ऑडिटिंग में। तो सर हमारे लिए और कौन कौन से एवेन्यूज खुले और हम उस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज जैसे अपॉर्चुनिटी पता है कि भाई क्रिप्टो ऑडिटिंग में जा सकते हैं, पर कैसे जाए वो एक फनल नहीं मिल पा रहा। तो उसके लिए आपका सर कोई सजेशन कि हम कैसे करें कुछ नया? सीए प्राइमरीली 3 चीजें करता था, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन। मोदी साहब ने तीनों ऑनलाइन कर दिए। अकाउंटिंग ऑनलाइन कर दिया, ऑडिटिंग ऑनलाइन कर दिया, और ऑनलाइन का मतलब एक तरह से टेक बेस कर रहे हैं, और वो उसके ऊपर काफी डिस्ट्रक्शन आ रहा है। और तीसरा टैक्सेशन में थैंकफुली जीएसटी आ गया, तो इससे थोड़ी देर के लिए और सांस लेने को सीए को मिल गया, क्योंकि इनकम टैक्स फेसलेस हो गया,
जीएसटी अभी ऑपरेशनलाइज है, बाद में ऑनलाइन हो जाएगा तो टेक बेस जैसे ही हो जाएगा तो जीएसटी में भी जो फीस आ रही है जो अभी हम कमा पा रहे हैं वो भी फिर कम हो जाएगी। इसलिए सीए कहाँ गया 3 के बाद? फाइनेंसिंग में गया। मोदी साहब ने वो भी बंद कर दिया फाइनेंसिंग में। सो अल्टीमेटली आपको ये समझना जरूरी है, हम फाइनेंसिंग में, जीएसटी में, टैक्सेशन में, ऑडिटिंग में, अकाउंटिंग में हम वैल्यू एडिशन जो कर रहे थे वो ऑटोमेट हो गए, और जहां पे वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे थे वो ऑनलाइन हो गई। तो वैल्यू एडिशन करने के लिए हमें कुछ कुछ एरियाज, जैसे कि एग्जांपल, आप सूरत में कई इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, डॉलर रुपी में हेजिंग करते हैं, नहीं करते हैं, उनको समझ ही नहीं आती हेजिंग क्या होती है। सीए को ही नहीं समझ आती हेजिंग क्या होती है, सीए को पढ़ाया नहीं जाता है। सीए के कोर्स करिकुलम में है मगर पढ़ाने वाला वो ट्यूटर है, वो ट्रेनर है जिसने भाई साहब खुद हेजिंग कभी करी नहीं है जिंदगी में, मगर ट्रेनिंग अच्छी देता है, पढ़ाता अच्छा है, कहानियां बहुत अच्छी सुनाता है, पढ़ाता बहुत अच्छा है, व्हाइट बोर्ड में एक्सप्लेन करता है, मगर आता नहीं। मगर वो पढ़ाने का स्टाइल अच्छे होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जिंदगी में स्टाइल नहीं चाहिए, अपने को नॉलेज चाहिए। अगम, आई थिंक आप म्यूट हो गए हो। तो इसका मतलब ये आप हेजिंग, करेंसी डेरिवेटिव्स एक अच्छा एरिया है जहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट उसके लिए पहले आपको ऑथेंटिक लर्निंग लेनी पड़ेगी। दूसरा, आप निफ्टी में लगाते हैं, आप आइडली निफ्टी में लगाने का मतलब आप पैसिव फंड्स में लगाते हैं, मगर अगर आप थोड़ी एक्टिव नॉलेज ले लें तो आपके कई क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो दर बदर भटकते होंगे कि पैसा कहां लगाएं, और आपके पास सीए की क्वालिफिकेशन है, अगर क्वालिफिकेशन के साथ ऑथेंटिक नॉलेज आ जाए तो कई मार्केट में और जो सूरत में लोग हैं जो बिना क्वालिफिकेशन के फाइनेंशियल एजेंट, एडवाइजर, ब्रोकर, प्लानर हैं, एटलीस्ट उनको अच्छी टक्कर दे सकते हो। तो ये दूसरी लाइन है। तो यानी कि ऐसी कुछ लाइंस हैं जो इवॉल्व हो रही हैं। अल्टीमेटली आपको उस इवोल्यूशन का पार्ट बनना पड़ेगा। प्रैक्टिस जो कन्वेंशनल वाली है वो खत्म ही होनी, या खत्म होनी है, या अल्टीमेटली क्या होगा, जो बड़े बड़े सीए ना शहर के, वो छोटे मोटे शहरों को आउटसोर्स करते रहेंगे सीए को, कि वैसा ये तू ले ले यार, ये मेरे कम मान पसंद नहीं है यार। तो तब तक जी रहे हैं तो जी रहे हैं, वो अलग बात है, बट मगर किसी और के टुकड़ों पे भी कहाँ मजा है ना। सर फॉरेन की प्रैक्टिस, जैसे एक नया अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ, फॉरेन अकाउंटिंग और फॉरेन केपीओ सर्विसेज, सर उसको ग्रैब करने के लिए फनल, क्योंकि सर उसके लिए नॉलेज चाहिए, नॉलेज के लिए काम, सारे लोग उसी में जा रहे हैं, सारे लोग उसी में जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग, यूएस अकाउंटिंग, क्योंकि वहां पे सीपीएस बड़े महंगे हैं, तो इसलिए आउटसोर्स इंडिया में जा रहा है, आ रहा है। कर सकते हैं, अगले 5-10 सालों के लिए पक्का इंडस्ट्री चलेगी, मगर बहुत कट थ्रोट कंपटीशन होएगा। पता क्या होएगा, फीस में इतना कट थ्रोट हो जाएगा, आप अपना बिजनेस नहीं चला पाओगे, क्योंकि हर सीए उसी में कूदेगा। ओके, अल्टीमेटली हमें मांगना पड़ेगा यार, धंधा कोई ऐसा हो जहां हमें मांगना ना पड़ेगा। अपनी नॉलेज के कारण सामने वाला घर पे आया कि भाई साहब आपका मत्था टेकने आया था जी आपके वहां पे, कोई और शहर में करता ही ना हो काम, तो वो हो, क्योंकि अगर काम वो नहीं है ना तो फिर स्किल नहीं है। यस सर, ठीक है, थैंक यू। आपके साथ जुड़ता हूँ सर आगे ऐसे काम के नॉलेज के लिए। थैंक यू। Good. So thank you so much, Aman sir, for joining it. I think 8:55 पहले ही हो गए हैं। So thank you so much. धीरज जी का ले लो, आखिरी एक सवाल है। अगम जी हो चुके हैं, एक रेडमी वाले हैं। ओके, धीरज जिंदल साहब। आई थिंक धीरज जी का हो गया था, मैं वालों को एक बार, एक रेडमी वाले हैं, तो आई थिंक मैंने किसी का सवाल रह ना जाए। श्योर या जो भी रेडमी वाले थे, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। यस, हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो आई थिंक कोई नहीं है, मेरे को लगता है कि चलो गलती से हुआ है। डन है, आई थिंक मोहित जी का कोई सवाल है, शायद मोहित जी ने एड्रेस किया। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अभी आगम जी ने क्वेश्चन पूछा हेजिंग के ऊपर, तो अभी जैसे काफी सी डेल्टा हेजिंग की तरफ भी जा रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप बता दो। पहले तो उनको डेल्टा समझना पड़ेगा जो डेल्टा हेजिंग पे जा रहे हैं। सो डेल्टा हेजिंग इज आइडली अ ट्रेजरी प्रोडक्ट, और मुझे नहीं पता कि वो डेल्टा हेजिंग करके करना क्या चाह रहे हैं। सो डेल्टा हेजिंग इज यूज्ड इन ट्रेजरी ऑफ द बैंक्स, जहां पे हम ये कहते हैं कि पोर्टफोलियो चाहे लेफ्ट राइट सेंटर जहां मर्जी आए, हम डेल्टा को हेज कर सकते हैं। सो डेल्टा मीन्स हम एक तरह से ग्रीक्स जो होते हैं ऑप्शंस के अंदर, जैसे डेल्टा है, गामा है, थीटा है, वेगा है, रो है, हम उसको एक तरह से हेजिंग करते हुए चलते हैं।
रिटेल आदमी का वो डेल्टा हेजिंग की तरफ जाने का कोई पॉइंट नहीं है। पहले तो आई थिंक पहले कोर मार्केट को समझ लो, फिर बाद में डेल्टा हेजिंग भी समझ लो। राइट, वो और कॉम्प्लिकेटेड है, वो शायद बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है डेल्टा। तो चलो कॉम्प्लिकेटेड ना सी, बट उनके उतना फायदे का नहीं है, फायदा ही नहीं है। राइट अभी फिलहाल। राइट। सो यस, मैं एक बार रेडमी वालों को, आई थिंक अगम जी कुछ बोलना चाह रहे हो। हाँ बोलिए अगम जी। सर एक्चुअली मैंने सूरत में 3-4 लोग जो डेल्टा कर रहे हैं हेजिंग, मैं उनके पास भी गया था। तो जब तक मेरे को उनसे नॉलेज मिला कि इफ यू आर ट्रेन, तो फॉर एग्जांपल अगर आप 5 लाख का कैपिटल लगाते हो तो वो आपको लिमिट देते हैं 50 लाख जैसे कि। तो वो बोले कि अगर आप 5 लाख का कैपिटल लगा रहे हो तो पूरे ईयर में आप 5 लाख का प्रॉफिट बना सकते हो इफ यू आर ट्रेन। तो यानी कि जो ROI हुआ उसमें 100% हुआ। वो आपको सट्टेबाज बना रहे हैं बेसिकली। यस। उनको पहले तो एक जो आपका सवाल होना चाहिए ना, आपको एक सवाल होना चाहिए, सर आप करते हैं? वो कहेगा हाँ करते हैं। सर आपके डीमैट की स्टेटमेंट दे सकते हैं? राइट। सर 100% रिटर्न दिखा दो, मैं कल ही जुड़ जाता हूँ, बात खत्म। और हाँ याद रहे 20-21 में रिटर्न में मत देखना, क्योंकि 20-21 में सारे घोड़े गधे भागे हैं। 19-20 का देखना, 18-19 का देखना, 17-18 का देखना, 7-8 का मत देखना और 20-21 का मत देखना। राइट। ओके। उनसे पूछना सर आप कितने सालों से कर रहे हैं, वो बताएगा। सर हर साल 100% कमा रहे हैं? हाँ कमा रहे हैं। सर ऐसा करो 20-21 और 7-8 छोड़ के जो आपका साल मनपसंद हो उसमें 100% दिखाओ। राइट। तो आपको सर ये देखना है कि जो साल उसने दिखाया ना, उसमें बॉटम ऑफ द मार्केट देखना, पीक ऑफ द मार्केट देखना, कहीं वही वाला रिटर्न तो नहीं दिखा रहा हो। निफ्टी देखते हो ना, निफ्टी देख के पता लगा। यस 100%। ठीक है अमन जी, मुझे मेरे बॉस ने एक चीज बोली थी, जब भी कोई इतना कुछ बोलता है ना तो मतलब आप एक ही चीज सोचो कि अगर ऐसा ही होता तो सब लोग अपना घर बेच के उसमें पैसे नहीं लगा लेते। दैट इज द बेसिक थिंग, बिल्कुल, जो कि मैंने सीखी थी एक बार। तो लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम रेडमी वाले का, फिर नहीं उनकी आवाज नहीं आ रही, शायद ऑडियो में दिक्कत है। आपका आवाज नहीं आ रहा अब। यस, आई डोंट नो समहाउ, और चैट का भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। या उनको को फोन कर ले आपको और आपसे फोन का सवाल पूछ लें। श्योर। शायद नहीं आ रहा आवाज। एक बार वापस करना अनम्यूट आप। नॉट येट, somehow we are not able to listen, I'm so sorry। नहीं आ रहा आपका आवाज। ओके, आपको थोड़ा राइट करना पड़ेगा। एक सेकेंड मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ। हाँ अभी दिखाइए। एक मिनट। हमें हमारी इंडस्ट्री के बारे में कहाँ से जानने मिलेगा अदर देन गूगल? सर आप म्यूट पे हैं, एक मिनट। कोई बात नहीं, मेरे से पूछ लेना। ओके, मोहित जी के थ्रू आप मेरे से पूछ लेना, कोई इशू नहीं। हाँ सर, उन्होंने क्वेश्चन बोला हम अपनी इंडस्ट्री के बारे में कहाँ से जान सकते हैं अपार्ट फ्रॉम गूगल। हाँ मैंने कहा मेरे से पूछ लेना, अगर पूछने का मन होएगा तो मोहित जी के थ्रू आप मेरे से पूछ लेना, कोई इशू नहीं। ओके, that's great। So with that we'll conclude the session, sir। श्योर जी, थैंक यू वेरी मच है आप सारों का, आप सारे यहाँ पे उपस्थित हुए। So thank you first of all to everyone those who attended। So मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी यहाँ पे हैं वो प्लीज अपना वीडियो ऑन करें और सर को बाय बोले। राइट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब सर को बाय बोले। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ टू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जय हिंद। सही में बहुत अच्छा सेशन था। आई पर्सनली गॉट टू लर्न अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक्स फ्रॉम सूरत सर। It was a fabulous session। थैंक यू। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, आपके पास जब भी टाइम मिले आप प्लीज वापस हम लोग के लिए सेशन जरूर लेना, कोई दूसरा टॉपिक में, स्पेशली फॉर किड्स सर, स्पेशली फॉर किड्स। Waiting for your next session। Sure, thank you। जय हिंद। Waiting sir, Surat will be waiting for you। Thank you। Good night। Thank you sir, thank you। Good night। Thank you। Thank you very much sir, thank you very much। थैंक यू sir। Thank you sir, thank मोहित जी, you very आप कुछ बोलना चाहेंगे? फाइनल वर्ड्स मोहित जी, मयंक जी।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर ऑल। अगर आप थैंक किसी यू को भी कोई भी क्वेरी रह गई है तो वो मेरे सर से पूछ सकते हैं। श्योर। सो रेडमी सो सर आप देख सकते हैं कि जो रेडमी वाले थे उन्होंने आपको लिख के भेजा है। थैंक यू सो मच सर। सच अ डिफरेंट थिंग। सो थैंक यू सो मच। आपका ये जो म्यूट नहीं हो पाया, अनम्यूट नहीं हो पाया, उससे हमको काफी कुछ सीखना मिला। सो गुड नाइट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। हैव अ ग्रेट सेशन सर। नेक्स्ट सेशन हैव अ ग्रेट सेशन। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर।